U109 हिंदी। अध्याय 1081। दाओ का ज्ञान। भगवान पीले पर्वत ने धीरे से महसूस किया कि इस छोटे बच्चे मोहुआ के भीतर महान दाओ स्पष्टता के निशान थे, और क्षणों में वह एक व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि दाओ से पैदा हुए एक छोटे देवता की तरह लग रहा था। लेकिन पलक झपकते ही यह धारणा बदल गई। मोहुआ ने अभी अभी मेमने का पैर खाया था, उसका हाथ चिकना था और उसने उसे अपने कपड़ों पर पोंछ लिया। वह एक सामान्य लापरवाह छोटे किसान की तरह लग रहा था। उसका आधा हिस्सा ऊपर के दाव की दिव्यता थी और बाकी आधा हिस्सा नीचे के दाव की मानवता थी, जो आपस में गुंथी हुई थी। लॉर्ड येलो माउंटेन की अभिव्यक्ति विचलित हो गई। हालांकि मोहुआ इस बात से अनजान था कि लॉर्ड येलो माउंटेन क्या सोच रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथ पोंछे, उसने भगवान पीले पर्वत द्वारा साझा किए गए देवताओं के बारे में ज्ञान पर विचार किया, जिससे उसे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने ताओ साधना में उसके क्षितिज को व्यापक बना दिया। लेकिन ऐसा ज्ञान गहरा और जटिल था। कई विवरण कुछ अस्पष्ट थे। मोहुआ ने कुछ जल्दबाजी में सुना और फिर भी उसे इसे पचाने में कुछ परेशानी हुई। उन्होंने चुपचाप आवश्यक ज्ञान को नोट किया, कुछ देर तक विचार किया और फिर कुछ बिखरे हुए प्रश्न पूछे। लॉर्ड येलो माउंटेन कुछ विचलित लग रहे थे, लेकिन उन्होंने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया। इसी तरह जब तक आकाश धीरे धीरे काला नहीं हो गया और चारों ओर धुंधलका नहीं छा गया, मोहुआ अलग होने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले मोहुआ ने भगवान पीले पर्वत को कुछ फल, आध्यात्मिक मांस और पेय पदार्थ सौंपे और विचारपूर्वक कहा, पहाड़ उजाड़ और निर्जन है, इन प्रसादों को धीरे धीरे खाने के लिए रखें। जब भी मैं मुक्त होऊंगा, मैं आपसे मिलने आऊंगा। लॉर्ड येलो माउंटेन की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। मोहुआ ने अपने हाथों को फिर से अपने कपड़ों पर पोंछा, कुतरकर साफ की गई हड्डियों को वापस अपने स्टोरेज बैग में पैक किया, फिर खड़ा हुआ, भेंट की मेज से नीचे कूद गया और बाहर जाने लगा, लेकिन लॉर्ड येलो माउंटेन ने उसे रोक दिया। युवा मित्र, लॉर्ड येलो माउंटेन ने कोमल स्वर में कहा। मोहुआ ने अपना सिर घुमाया और उसे हैरानी से देखने लगा। भगवान पीला पर्वत सफेद धुंध में लिपटे हुए थे, धुआं उठ रहा था। वे पर्वत देवता की मिट्टी की मूर्ति के भीतर विराजमान थे, उनका चेहरा कुछ धुंधला था। कियानिक सुए राज्य की सीमा पर लंबे समय तक रहने की कोई जगह नहीं है। जब आप संप्रदाय में हो तो फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद ही इसे छोड़ें, भले ही इसमें कुछ वर्षों की देरी हो, 10 वर्ष से अधिक न हो। 10 साल के भीतर यह अभी भी समय पर होना चाहिए। लॉर्ड येलो माउंटेन की आवाज धीमी होती गई, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। वह पूछना चाहता था कि क्यों, लेकिन लॉर्ड येलो माउंटेन की दूर की निगाह और अस्थिर अभिव्यक्ति को देखकर उसने पूछने का फैसला नहीं किया और केवल सिर हिलाया। धन्यवाद लॉर्ड माउंटेन, मैं इसे याद रखूंगा। लॉर्ड येलो माउंटेन थोड़ा शांत हुए और झुककर कहा, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। युवा मित्र, अपने रास्ते का ध्यान रखना। मोहुआ टूटे हुए मंदिर के द्वार पर खड़ा था, उसने प्रणाम किया, फिर अंत में मुड़कर चला गया। भगवान येलो माउंटेन मिट्टी की मूर्ति के भीतर बैठे थे, उनकी निगाहें शांत थीं। वे मोहुआ की छोटी सी आकृति को दूर गायब होते देख रहे थे, मानो किसी पुराने दोस्त को विदा कर रहे हों। पुराने दोस्त। भगवान येलो माउंटेन को घबराहट महसूस हुई। कितने वर्षों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था। समय उड़ जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, जीवन और मृत्यु विकसित हो जाते हैं, ईश्वरीय मार्ग पतन की ओर अग्रसर होता है। ऐसे में उसके पास कोई पुराना मित्र कहाँ होगा। स्वर्गीय रहस्य बदल जाते हैं, केवल जीवित बचे रहना ही काफी होगा। भगवान येलो माउंटेन ने फिर से आसमान की ओर देखा, उनकी संकीर्ण आंखें और अधिक गंभीर होती जा रही थीं। यह आकाश और अधिक काला होता जा रहा है। ये कितनी दुख की बात है कि मानव आंखें अपने नश्वर शरीर में इसे नहीं देख सकती। मेरा छोटा सा कुशाण मंदिर टूटी दीवारों और खंडहरों के साथ, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अभी भी हवा और बारिश से बच सकता है। गहरे पहाड़ी मंदिर में एक गहरी आह गूंज उठी। अल्पविराम। मोहुआ ने कुशाण को छोड़ दिया और किंगजो शहर में गू परिवार के पास एक चक्कर लगाया, कुछ गठन मीडिया प्रसंस्करण मामलों के बारे में चाची वान से परामर्श किया, चाचा गू को बधाई दी और संयोग से अग्निबुद्ध से पुण्य अंकों की प्रगति के बारे में पूछताछ की, और मुफ्त भोजन करने के बाद वह फिर संप्रदाय में लौट आया। संप्रदाय में वापस आकर मोहुआ मेज पर लेट गया, कागज और कलम निकाला और देवताओं के मार्ग के बारे में ज्ञान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, जो उसने भगवान पीले पर्वत से सीखा था। गठन एक शक्ति है, मंत्र एक शक्ति है, दिव्य भावना एक शक्ति है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो इसे अपने रूटीन में शामिल कर लें। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।
सोने से पहले करें ये काम। ताओ साधना ज्ञान भी एक शक्ति है। व्यापक ज्ञान संज्ञानात्मक अंतराल का फायदा उठाकर दूसरों को मार सकता है। ज्ञान की कमी से संज्ञानात्मक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः स्वयं को मार लिया जाता है। इसलिए नव सीखे गए ताओ साधना ज्ञान को दृढ़तापूर्वक स्मरण किया जाना चाहिए, ध्यानपूर्वक मनन किया जाना चाहिए तथा उसे अच्छी तरह से संक्षेपित किया जाना चाहिए ताकि उसे अपने स्वयं के साधना ज्ञान में रूपांतरित और विलीन किया जा सके। देवताओं से संबंधित मामले विशाल और जटिल हैं। मो हुआ ने अपने विचारों को कागज पर व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपनी साधना अनुभूति को बढ़ा रहा था। सबसे पहले ईश्वरीय विचार के अस्तित्व की बात। गैर मानव पर्वत देवता अपने अच्छे मित्र भगवान पीले पर्वत से बात करने से मो हुआ यह अनुमान लगा सकता था। दिव्य विचार एक व्यापक शब्द है। संसार में विद्यमान समस्त अमूर्त चेतना को दिव्य विचार कहा जा सकता है। मनुष्य की दिव्य भावना, दानव के राक्षसी विचार, देवता की इच्छा, भूतों के भूतिया विचार तथा अन्य दुष्ट आत्माओं के बुरे विचार, ये सभी मूलतः दिव्य विचार हैं। मो हुआ की वर्तमान साधना अनुभूति में आत्मा और पदार्थ एकीकृत है। आत्मा पदार्थ के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। यहाँ तक कि स्वाभाविक रूप से जन्मे देवताओं को, जो ताओ कानूनों का पालन करते हैं, शक्तिशाली और शुद्ध दिव्य विचार शक्ति रखते हैं, उन्हें भी एक दिव्य प्रतिमा या अन्य परजीवी संस्थाओं की आवश्यकता होती है। यदि दुष्ट देवता को आश्रय देने वाला पदार्थ नष्ट हो जाता है तो उसे निवास करने के लिए दूसरा शरीर ढूंढना पड़ता है। मो हुआ ने सोचा, उस काले कपड़े वाले नेता की तरह जिसे उसने मिनी उल्कापिंड कौशल से नष्ट कर दिया था, जो मांस और रक्त में नष्ट हो गया था। उसके माथे पर लगी दुष्ट देव की आंख मेजबान से अलग होकर उसके माथे की ओर बढ़ने लगी। यहाँ तक कि एक दुष्ट देवता भी ऐसा ही है, अन्य रूढ़िवादी देवताओं का तो कहना ही क्या। आत्मा और पदार्थ एक हैं, सह अस्तित्व में है और सह विकासशील हैं। इस निष्कर्ष के अनुसार जब किसी देवता की जीवनबद्ध दिव्य प्रतिमा नष्ट हो जाती है तो गंभीर परिणाम होता है ईश्वर का विनाश और दाओ का विलोपन, दाओ का पुनर्तः विनाश तथा हल्का परिणाम होता है मूल का क्षतिग्रस्त होना, प्राण ऊर्जा का अत्यधिक क्षतिग्रस्त होना। ज्ञान अत्यंत विकट परिस्थितियों में किसी को मांस और रक्त पर परजीवी बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है, एक दुष्ट भगवान में बदल सकता है। हालांकि ये केवल मो हुआ की वर्तमान अटकलें थीं, ये सच है या नहीं, इसका सत्यापन समय आने पर किया जाएगा। देवताओं के अलावा दुनिया में दिव्य विचार प्राणियों में भूत भी थे। हालांकि भूत प्रेत देवताओं से भिन्न थे। मो हुआ ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया और अब तक सामना की गई सभी बुरी आत्माओं और भूतों को याद किया तथा एक एक करके मानसिक रूप से उनकी पुष्टि की। पहला था ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड लैंडस्केप ताओइस्ट चाइल्ड पेंटिंग से छोटा हरा चेहरा वाला भूत। वह छोटा सा भूत एक भूतिया विचार था जो एक वस्तु लैंडस्केप चिंतन मानचित्र पर परजीवी था। भूतों की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। मो हुआ की यादों में अभी भी कुछ खंडित टुकड़े बचे हुए थे। छोटे भूत के बुरे विचारों को निगलने के बाद ये टुकड़े उसके दिमाग में एक एक करके उभरे। पहाड़ों की गहराई में एक युवा ताओवादी बालक अमर साधना सीखने के लिए एक ताओवादी का अनुसरण कर रहा था। ताओवादी एक अजीब किताब पढ़ रहा था और वह छोटा ताओवादी बालक भी उसके साथ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उनकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती गई, दोनों को इंसानी जिस्म की तलब लगने लगी। ताओवादी बालक और ताओवादी ने मिलकर भटकते साधकों को धोखा दिया और उन्हें खा गए। जैसे जैसे वे खाते गए उनमें मानवता की सारी झलक खत्म होती गई। एक लाल चेहरे और तीखे नुकीले दांतों वाला एक भयंकर भूत बन गया, दूसरा उसी तरह के नुकीले दांतों वाला एक छोटा हरा चेहरा वाला भूत बन गया। तभी एक सफेद वस्त्रधारी तलवार साधक बादलों से उतरा और उसने एक ही तलवार के वार से ताओवादी से उत्पन्न भयंकर भूत को काट डाला। हालांकि ताओवादी बालक जो छोटा हरा चेहरा वाला भूत बन गया था, भागने में सफल रहा। वह पेंटिंग में भाग गया और एक ताओवादी मंदिर में बंद हो गया। अल्पविराम। भगवान येलो माउंटेन ने देवताओं और भूतों के बारे में जो उल्लेख किया था उसके अनुसार मो हुआ ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि ताओवादी और ताओवादी बालक जो पुस्तक पढ़ रहे थे वह भूत साधना के लिए एक दानव पद साधना तकनीक हो सकती है। इस तकनीक को सीखने के बाद दोनों भूत साधक बन गए, उनके शरीर भयंकर भूतों में बदल गए। मनुष्यों के इस तथाकथित उपभोग का तात्पर्य संभवतः मानवीय दिव्य इंद्रियों के उपभोग से है। इसके अलावा लॉर्ड येलो माउंटेन के अनुसार जब भूत मनुष्यों को खाते हैं तो वे सबसे पहले उनके सबसे करीबी रिश्तेदारों को खाते हैं। मो हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा और एक स्पष्ट संभावना पर विचार किया।
ताओवादी बालक संभवतः ताओवादी का अपना पुत्र था। ताओवादी ने भूत तकनीक का अभ्यास करने के बाद इस डर से कि वह एक भयंकर भूत बन जाएगा जो पहले अपने ही बेटे को खा जाएगा, जानबूझकर युवा ताओवादी बच्चे को दानवपद भूत साधना तकनीक से परिचित कराया। इस प्रकार पिता और पुत्र भूत बने। एक पिता और पुत्र एक साथ भूत बन गए और दूसरों को खाने लगे। ताओवादी पिता थे लाल चेहरे वाले भयंकर भूत। ताओवादी बालक का पुत्र छोटा हरा चेहरा वाला भूत था। उनकी साझा रक्त रेखा और समान साधना तकनीक का अर्थ था कि वे जिन भूतों में परिवर्तित हुए थे वे एक ही मूल से जुड़े थे। बाद में जब तलवार साधक ने भूतों का वध किया तो अत्यंत शक्तिशाली लाल चेहरे वाला भयंकर भूत मारा गया, लेकिन काफी कमजोर छोटा हरा चेहरा भूत बच गया, जो अपने आप में एक अनोखी बात थी। इसका स्पष्टीकरण संभवतः इस प्रकार है। ताओवादी जो लाल चेहरे वाले भयंकर भूत में बदल गया था जानता था कि उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए उसने दुर्जय शत्रु को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया ताकि उसका बेटा छोटा हरा चेहरा भूत बच सके। हालांकि वे दुष्ट भूत थे, फिर भी क्या उनमें मानवीय भावना का कोई अंश नहीं था। तारांकन। मोह हुआ कुछ देर के लिए रुक गया। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ निकाला जाए। एक और बात थी जिसने मोह हुआ का ध्यान खींचा। सफेद वस्त्रधारी तलवार साधक भूतों का वध कर रहा है। यदि वह तलवार क्यूई से भूतों का नाश कर सकता था तो क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि यह श्वेत वस्त्रधारी तलवार साधक दिव्य विचार को तलवारों में बदलने की विधि का अभ्यास करता था? क्या वह संभवतः ताइक्सुगेट से एक वरिष्ठ तलवार साधक हो सकता है? मोह हुआ ने अपना मुंह खोला, अपने ही अनुमान से चौंक गया। निश्चित रूप से यह कोई संयोग नहीं है। उसने भौहें चढ़ाई, सोचा, फिर सिर हिलाया। आखिरकार अनुमान तो अनुमान ही रहे। अब लाल चेहरे वाला भयंकर भूत मर चुका था, छोटा हरा चेहरा वाला भूत उसके द्वारा भस्म हो चुका था और सफेद वस्त्रधारी तलवार साधक की आकृति धुंधली और अज्ञात रह गई थी, जिससे कुछ भी सत्यापित करना कठिन हो गया था। फिर भी इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मोह हुआ ने घटनाओं के क्रम को दोहराया और थोड़ा सिर हिलाकर उसकी समीक्षा की। दिव्य और भूत प्रेत की अपनी नई समझ के साथ उन्होंने लैंडस्केप, ताओवादी बाल चित्रकला और हरे चेहरे वाले नुकीले भूत के परिवर्तन के बारे में अधिक स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त की। अतीत के अनुभव जो कभी अस्पष्ट और गूढ़ थे अब अर्थपूर्ण लगने लगे, क्योंकि उनकी साधना यात्रा गहन होती गई और उनका ज्ञान बढ़ता गया। मोह हुआ ने अपने भीतर सहज स्पष्टता की भावना को धीरे धीरे महसूस किया। संबंध की एक चिंगारी, रोशनी का एक क्षण। तारांकन। चिंतन मानचित्र के बाद दूसरी दुष्ट आत्मा दक्षिण यू शहर में दिखाई दी। लाश साधक झांग क्वान से संबंधित पैतृक पेंटिंग। झांग क्वान अपने पूर्वजों की पीढ़ियों के साथ जीवन में तकनीकी रूप से ज़ोंबी थे और सच कहें तो मृत्यु में भूत थे। हालांकि मृत्यु के बाद वे विभिन्न ज़ोंबी जैसी संस्थाओं के रूप में भौतिक रूप में प्रकट हुए। लेकिन इससे एक सवाल उठा, यदि भूत सबसे पहले अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को खाते हैं तो झांग क्वान की पैतृक पेंटिंग में दिखाए गए लाश भूतों के परिवार ने उन्हें पहले क्यों नहीं खाया? मोह हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग परिवार की मृत्यु दर, जिसमें केवल झांग क्वान ही बचा है, इसलिए थी? क्या उन्हें उनके अपने पूर्वजों ने गुप्त रूप से खा लिया था? अंत में केवल झांग क्वान को पीछे छोड़ दिया। यदि झांग क्वान को भी खा लिया जाता तो झांग परिवार का कोई वंशज नहीं होता। शायद झांग परिवार के मुखिया ने पैतृक शव भूतों को नियंत्रित करके दीर्घकालिक दूरदर्शिता का प्रयोग किया तथा वंश को आगे बढ़ाने के लिए झांग क्वान को एकमात्र अंकुर के रूप में संरक्षित किया। या क्या ये हो सकता है कि झांग क्वान की पैतृक पेंटिंग अद्वितीय रूप से विशेष थी? क्या ये चिंतन मानचित्र स्वाभाविक रूप से भूतिया परजीविता के लिए उपयुक्त था? मोह हुआ को बहुत उत्सुकता महसूस हुई। वह चाहता था कि वह झांग क्वान से या शायद परिवार की वंशावली में बुने गए पैतृक लाश भूतों से पूछताछ कर सके, लेकिन अफसोस की बात है कि वे सभी पूरी तरह से पक गए और बाद में खा गए। जब तक उसने उन्हें निगल लिया, मोह हुआ के दिव्य विचार अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। तारांकन। शव साधकों के ये भूतिया अवशेष लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और उसके लिए स्मृति के कुछ टुकड़े ही शेष रह गए थे। मोह हुआ को लगा कि यह शर्म की बात है, लेकिन झांग क्वान की पैतृक पेंटिंग का मामला उनके लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करता था। मोह हुआ को याद आया कि झांग परिवार के शव भूतों के विलुप्त होने के बाद अब रिक्त चिंतन मानचित्र उसकी भंडारण अंगूठी में छिपा हुआ था। इसके अलावा मानचित्र में एक नया निवासी आ गया था, एक अजीबोगरीब आंख के समान 5 तत्व स्रोत पैटर्न जो 5 तत्व संप्रदाय से संबंधित था।
मुंह हुआ जम गया, उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। वह अलौकिक आंख जैसी उपस्थिति, एक ऐसी इकाई जिसके अपने बुरे विचार हैं, जो विभाजन और परजीविता में सक्षम है, जो पंचतत्व नियम से परिपूर्ण है। ये पांच तत्व स्रोत पैटर्न इसका असली रूप संभवतः नहीं हो सकता। एक दुष्ट भगवान, क्या ये हो सकता है? मुंह हुआ ने ठंडी हवा की तेज सांस ली। क्या मैं अपने साथ एक दुष्ट ईश्वर को लेकर चल रहा हूं? मुंह हुआ ने खुद से कहा, बिल्कुल नहीं। जब से द्वितीय श्रेणी के पांच तत्वों की संरचना को चित्रित करने के लिए डिकोडिंग की संभावना बहुत कम हो गई थी, पांच तत्वों के स्रोत पैटर्न को संग्रहित करने वाले पांच तत्वों की संरचना प्रवाह मानचित्र को मुंह हुआ द्वारा धूल इकट्ठा करने के लिए भंडारण रिंग में फेंक दिया गया था। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो इस स्रोत पैटर्न में निहित रहस्य शायद सरल नहीं है। मुंह हुआ ने पांच तत्वों के निर्माण प्रवाह मानचित्र को निकाल कर देखना चाहा, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। अज्ञान ही निर्भयता है। पहले इसके विवरण न जानने के कारण मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि इस स्रोत पैटर्न का अस्तित्व बहुत विचित्र है और यह एक दुष्ट भगवान भी हो सकता है, तो मुंह हुआ बिना किसी सावधानी के नहीं रह सकता था। मैं कुछ और समय इंतजार करूंगा, जब तक मेरा अपना क्षेत्र उच्चतर नहीं हो जाता, मेरी दिव्य भावना अधिक प्रबल नहीं हो जाती, या जब तक मैं कुछ और दिव्य मज्जा का उपभोग नहीं कर लेता और मेरे दिव्य विचार में आगे कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक मैं इस स्रोत पैटर्न की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए समय निकालूंगा। इनके अलावा मुंह हुआ को याद आने वाले भूत गायब हो गए हैं। जो कुछ बचा है वह यूएर के बुरे सपनों के राक्षस हैं। मुंह हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये राक्षस कुछ विशेष हैं, जिनकी आकृतियां विचित्र हैं, अंधमानव और जानवरों के बीच मिश्रित हैं। स्पष्ट रूप से वे भूत नहीं हैं। क्या वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं? या फिर यह हो सकता है कि वे किसी दुष्ट ईश्वर के अधीन कठपुतली या सेवक हो? मुंह हुआ ने कागज पर राक्षस शब्द लिखे और उसके पीछे नोट जोड़ दिए, बुरी आत्माएं और दुष्ट भगवान के सेवक। यह एक अस्थायी कटौती थी। मैंने बाद में और भी बहुत कुछ देखा है, और इन राक्षसों की प्रकृति को समझने के बाद मैं वापस आकर इसे ठीक कर सकता हूं। जहां तक भूत प्रेत के विचारों और बुरी आत्माओं का सवाल है, मुंह हुआ ने मोटे तौर पर उनमें अंतर बताया है। इसके बाद देवता आते हैं। देवताओं के ज्ञान के बारे में मुंह हुआ को याद आया कि भगवान पीले पर्वत ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और निश्चित रूप से कुछ छुपाया, जैसे लोकों के रहस्य और दिव्य पद। घुमक्कड़ देवताओं और पर्वत देवताओं के अलावा और कौन से देवता हैं? नदी देवता, जलधारा देवता, भूमि देवता, दिव्य देवता, प्राचीन देवता। विशाल दिव्य शरीर वाले उच्च लोक के देवता दिव्य मूर्तियों में कैसे निवास करते हैं? वे आमतौर पर कहाँ होते हैं? निश्चित रूप से वे सिर्फ आकाश में तैरते हुए नहीं हैं, पर्वतों जितने बड़े दिव्य शरीरों के साथ, जो प्रतिदिन मनुष्यों पर नजर रखते हैं। और मनुष्यों की दिव्य इंद्रियां कमजोर हैं, इसलिए वे उन्हें नहीं देख सकते। दिव्य मज्जा की गुणवत्ता विशेष रूप से महान दाव रंगों से मेल खाती है। ये शुद्ध स्वर्ण, जैड श्वेत और लापीस लाजुली दिव्य मज्जा, इन्हें कहां से प्राप्त किया जा सकता है? अल्पविराम। मुंह हुआ जितना अधिक जानता है, उतना ही अधिक उसे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानता। ये दुनिया सचमुच बहुत गहन है। मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इन बातों का उल्लेख लॉर्ड येलो माउंटेन ने नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि वह जानता ही न हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वह जानता तो हो, लेकिन जानबूझकर न बताया हो। मुंह हुआ इसकी मांग नहीं कर सका। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने साथ नहीं चाहते। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं दूसरों को नहीं बताना चाहता। और देवताओं के विषय में वर्तमान ज्ञान मेरे लिए कमोबेश पर्याप्त है। इस देवताओं के गुप्त ज्ञान और भगवान पीले पर्वत द्वारा बताई गई अन्य जानकारी के आधार पर मुंह हुआ ने अपनी अगली योजनाएं बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले दिव्य विचार तलवार में है। ताइक्सु डिवाइन थॉट स्वॉर्ड थ्रू ज्यू। ये दिव्य विचार तलवार तकनीक सिद्धांत रूप में ताइक्सु गेट के भीतर छिपी होनी चाहिए। लेकिन मुंह हुआ ने बहुत देर तक पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह केवल नजर रख सकता था और बाद में खोज जारी रख सकता था। मुंह हुआ कुछ देर तक दिवास्वप्न देखने से खुद को नहीं रोक सका। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, लंबा हो जाऊंगा और ताइक्सु गेट के पूर्ववर्तियों की तरह एक आकर्षक सफेद ताओवादी वस्त्र पहनूंगा, तब मैं तलवार नियंत्रण के साथ उड़ूंगा और बुरी आत्माओं और भूतों को देखने पर उन पर वार करने के लिए तलवार में दिव्य विचार का उपयोग करूंगा।
इसके बारे में सोचकर ही बहुत उत्साह महसूस होता है। मोहुआ ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक उसे लगा कि इस दिव्य विचार को तलवार में बदलना अनिवार्य था। तब यह दिव्य ताओ सरणी है। चूंकि यह एक सारणी है, स्वाभाविक रूप से मोहुआ भी इसे सीखना चाहता था। इसके अलावा स्वर ज्ञान जुए को सीखना एक चोर जहाज पर चढ़ने जैसा है और भविष्य में यह एक दुष्ट भगवान को अपमानित करने की बहुत संभावना है। दिव्य ताओ व्यूह जो देवताओं को नियंत्रित कर सकता है, वह भी स्पष्ट रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अफसोस की बात है कि भगवान पीला पर्वत एक पर्वत देवता है जो व्यूह रचनाएं नहीं समझते। उन्होंने ऐसी व्यूह रचनाएं तो सिर्फ सुनी हैं, लेकिन असल में ये नहीं जानते कि ये तथाकथित दिव्य व्यूह रचनाएं क्या हैं। क्या यह एरी 3 प्रतिभा, 4 प्रतीक, 5 तत्व, 7 सितारे, 8 ट्रिग्राम सरणी मंत्र बिंदुओं के भीतर एक प्रकार है? क्या ये गठन की एक पूरी तरह से अलग शाखा है? भविष्य में उसे स्वयं ही इसकी खोज करनी होगी और इसे समझना होगा। मोहुआ को अपने दिल में थोड़ी खुजली महसूस हुई, साथ ही कुछ आशंका भी थी। दिव्य विचार से तलवार तक और दिव्य ताओ व्यूह रचना दोनों के लिए क्रमिक अन्वेषण की आवश्यकता थी, अभी कोई जल्दबाजी नहीं थी। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी उनकी खेती थी। उसे अपनी दिव्य भावना में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए दिव्य मज्जा प्राप्त करने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता थी, जिससे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में उसकी सफलता का मार्ग साफ हो सके। दिव्य मज्जा अत्यंत मूल्यवान थी। केवल देवताओं के पास ही दिव्य मज्जा थी। मोहुआ को वर्तमान में केवल भगवान येलो माउंटेन के बारे में ही पता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो भगवान येलो माउंटेन को नुकसान पहुंचाकर उसका दिव्य मज्जा नहीं निकाल सकता था। भगवान पीला पर्वत एक अच्छा दोस्त था। न केवल भगवान येलो माउंटेन, बल्कि वह किसी भी अन्य धर्मी देवताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को सामने नहीं ला सके। इससे केवल एक ही रास्ता बचा, जो वर्जनाओं और रक्तपात से भरा था। दुष्ट देवताओं का शिकार। मोहुआ ने धीरे से आह भरी। दुष्ट देवता बहुत शक्तिशाली थे। अपनी वर्तमान दिव्य विचार शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से किसी दुष्ट ईश्वर के सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन देवताओं के बारे में अपनी समझ के माध्यम से मोहुआ को कुछ खामियां भी मिल गईं। जैसा कि लॉर्ड येलो माउंटेन ने कहा था, दुष्ट देवता अपने सिद्धांत को फैलाने के लिए बिखर जाएंगे। एक महान दुष्ट देवता अक्सर अपने दिव्य शरीर को कई प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के दिव्य अवशेषों में विभाजित करता है, जो 9 राज्यों के विभिन्न निम्न श्रेणी के क्षेत्रों में फैलते हैं, ताकि दुष्ट पथ को व्यापकतम सीमा तक फैलाया जा सके, लोगों की भ्रष्ट इच्छाओं को खाकर स्वयं को पोषित किया जा सके। वह दुष्ट ईश्वर के एकीकृत शक्तिशाली दिव्य शरीर को छूने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन दुष्ट देवताओं के दिव्य अवशेष जो 9 राज्यों में फैले हुए थे और अपने सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे, वे ज्यादातर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के थे। थर्ड ग्रेड को भूल जाए, वह निश्चित रूप से उन्हें नहीं हरा सकता था। लेकिन प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के दुष्ट देवता के अवशेष उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। निचोड़ने के लिए नर्म परसिम्मन चुने, भस्म करने के लिए कमजोर दुष्ट देवताओं को चुने। मोहुआ ने खुद को सिर हिलाया। उस दिन उस काले कपड़े पहने नेता के शरीर पर परजीवी की तरह पड़ी सुनहरी बुरी नजर उन दिव्य अवशेषों में से एक होनी चाहिए, जिनका उपयोग महान दुष्ट भगवान, महान जंगल के स्वामी द्वारा सिद्धांत का प्रचार करने के लिए किया गया था। जब तक वह पूरी तरह से तैयार रहेगा, चुप रहेगा और चुपके से दुष्ट देवताओं के 1 या 2 दिव्य अवशेषों को खाएगा, तब तक महान जंगल के स्वामी को पता नहीं चलेगा। आखिरकार मोहुआ ने उस बड़ी आंख से सुना था, महान जंगल असीम है, जिसमें असंख्य दिव्य अवशेष हैं। इस असंख्यता ने ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या इसका शाब्दिक अर्थ ये था कि हजारों दिव्य अवशेष थे, या ये केवल ये दर्शाने के लिए एक अतिशयोक्ति थी कि जंगली देवता शक्तिशाली थे और उनके पास कई दिव्य अवशेष थे। लेकिन किसी भी तरह से दिव्य अवशेषों की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी। 1 या 2 खाने से असीम विस्तार के स्वामी को थोड़ी सी भी पीड़ा या खुजली महसूस नहीं होनी चाहिए, और संभवतः वे इतने तुच्छ नहीं होंगे कि उनसे मोलभाव करें। बस थोड़ा और अधिक विवेकशील होने की जरूरत है, फिर भी उसे पता न चलने देना ही सबसे अच्छा होगा। एक और मुद्दा था, एक बार जब दिव्य मज्जा का उपभोग हो गया और दिव्यता बढ़ गई, तो मानवता नष्ट हो जाएगी, मूल इरादे खो जाएंगे और ताओवादी हृदय ठंडा और ठंडा हो जाएगा। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह एक ठंडा, छोटा दुष्ट देवता नहीं बनना चाहता था, लेकिन यह समस्या कुछ हद तक असुलझी लग रही थी। उन्होंने भगवान येलो माउंटेन से भी नहीं पूछा, क्योंकि भगवान येलो माउंटेन एक पर्वत देवता थे, एक देवता, मानव नहीं। उन्हें मानवता की समस्या पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।
मुंह हुआ मेज पर झुककर ध्यान में खो गया। वह देवताओं से संबंधित साधना ज्ञान को अपने मन में बार बार दोहराता रहा, बार बार चिंतन करता रहा। पता नहीं कितने समय बाद मुंह हुआ को अचानक ज्ञान की एक झलक मिली। उसने देवताओं को अधिक महत्व दिया था और दिव्यता को अधिक महत्व दिया था। किसी को देवताओं को देवता के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। देवता यद्यपि दाव से उत्पन्न हुए थे और दिव्य विचार के मजबूत अमूर्त अवतार थे, फिर भी वे स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर्गत सभी प्राणियों का हिस्सा थे, असंख्य जीवित प्राणियों में से एक थे। देवताओं ने महान दाव का अनुपालन किया। मानवता दाव है और देवत्व भी। साधक स्वर्गीय दाव की खोज करते हैं। इस प्रकार चाहे मनुष्य हो या देवता, दोनों ही महान दाव के भाग हैं और पूर्ण विरोधाभास नहीं है। चूंकि दोनों ही दाव हैं, इसलिए दोनों ही हो सकते हैं। मानवता को कायम रखना, दिव्यता को संतुलित करना, मानवता को दिव्यता के साथ एकीकृत करना, महानताओं के साथ एक हो जाना और एक अटूट ताओवादी हृदय का निर्माण करना। ऐसा लग रहा था कि यही वह रास्ता है जो उसे अपनाना चाहिए। इस विचार से मोह हुआ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, उसका मन और आत्मा निर्मल हो गए हों। उसकी आंखों में रोशनी की एक झिलमिलाहट, स्वर्गीय रहस्य सामने आ गए। काला, सफेद और हल्का सुनहरा, तीनों रंग आपस में गुथे हुए शानदार ढंग से चमक रहे थे। चेतना के सागर के अंदर उसने ताओवादी स्तंभ की कांपती हुई ध्वनि को धीरे से सुना। मोह हुआ ने महसूस किया कि उसके दिव्य विचार के ऊपर रहस्यमयी स्वर्गीय महान संरचना के प्रक्षेप पथ पर हल्के सुनहरे पैटर्न चमक रहे थे। मानो अंधेरे में स्वर्गीय ताओ के बारे में उसकी समझ एक और स्तर तक गहरी हो गई। ये समझ महसूस हुई जैसे यह उसकी सहज प्रवृत्ति में घुल मिल गई हो, उसके ताओवादी हृदय में अंकित हो गई हो। समर्थन लंबे समय के बाद मोह हुआ अचानक ज्ञान की स्थिति से उभरा। उसका मन स्पष्ट और चमकदार था। उसकी आंखों में तिरंगा प्रकाश लुप्त हो गया। अनेक अनुभूतियां चुपचाप उसके हृदय की गहराइयों में डूब गईं। ईश्वर को ईश्वर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवत्व और मानवता का एकीकरण, ताओवादी हृदय को निखारना। इस मानसिकता के साथ मोह हुआ खुद को आशंकाओं से मुक्त करने में सक्षम था और आधिकारिक तौर पर देवताओं को भस्म करने की अपनी योजना शुरू कर सका। वह शक्तिशाली दुष्ट देवताओं के साथ उलझने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने सरल शुरुआत करने का निर्णय लिया तथा उन छोटे देवताओं के दिव्य अवशेषों को भस्म करने का निर्णय लिया जिन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया था। मोह हुआ ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले इस प्रक्रिया की कल्पना अपने मन में की। दिव्य अवशेषों का उपभोग करने के लिए उसे पहले उन्हें ढूंढना था, फिर उन्हें छीनना था, दिव्य विचार से उन्हें दबाना था, डकैती की गड़गड़ाहट से उन्हें शुद्ध करना था, दिव्य मज्जा का उपभोग करना था और फिर दिव्यता के आत्मसात के माध्यम से अपने ताओवादी हृदय को तेज करना था। यहाँ दो मुद्दे थे, एक दिव्य अवशेषों को ढूंढ रहा था और दूसरा उन्हें छीन रहा था। दिव्य अवशेषों को खोजने के लिए सुराग की आवश्यकता थी। महान जंगल के स्वामी द्वारा एक दुष्ट देवता के रूप में फैलाए गए दिव्य अवशेषों का सबसे सीधा सुराग काले वस्त्र पहने हुए धूर्त मानव तस्कर थे। वे काले कपड़े पहनते थे, अपने चेहरे को ढकते थे, बिना किसी विशिष्ट विशेषता वाले मानक आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग करते थे तथा छाया में रहकर अपने कल्टीवेटर तस्करी के व्यवसाय में लगे रहते थे। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी वे अपनी पहचान उजागर होने से बचाने के लिए राक्षसी ख्यूई से अपने शवों को नष्ट कर देते थे। काले वस्त्र पहने पुरुषों का ये समूह संगठित, अनुशासित, संख्या में बड़ा, अपने तरीकों में कुशल और अपने कार्यों में गुप्त था, जो निश्चित रूप से दुष्ट ईश्वर से संबंधित था। इसके अलावा उनके नेता के माथे पर रक्त से उत्परिवर्तित एक बुरी आंख लगी हुई थी। ये बुरी नजर महान जंगल के स्वामी के दिव्य अवशेषों में से एक थी। काले वस्त्र पहने नेता को मोह हुआ ने मार डाला, उसका शरीर काले पानी में बदल गया और उसे शियाओयुन शहर के बाहर पहाड़ों में एक एकांत घाटी में दफना दिया गया। लेकिन मोह हुआ ने उसका चेहरा याद कर लिया था। मोह हुआ ने फैसला किया कि जब उसके पास समय होगा तो वह इस काले वर्दी वाले नेता से अपनी जांच शुरू करेगा। इसके अलावा तस्कर स्वयं भी एक अन्य सुराग थे, मानव तस्कर। मोह हुआ ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। जब से वह कियानिक्स्यू राज्य सीमा पर पहुंचा था तब से उसका सामना कई तस्करों से हुआ था। शुरू से ही बॉस जियांग युएर का अपहरण करना चाहता था और यहां तक कि उसका अपहरण करने की कोशिश भी करता था। बाद में बाल्ड ईगल और ताओवादी न्यायालय द्वारा वांछित पाप साधकों के साथ हुए व्यवहार के बारे में। यहां तक कि अग्नि बुद्ध के नेतृत्व में दानव साधक, जिन्होंने जी परिवार का सफाया कर दिया था, साधकों की तस्करी में शामिल हो सकते हैं।
क्या ये सभी लोग दुष्ट ईश्वर से संबंधित हो सकते हैं? लेकिन ये रिश्ता किस तरह का हो सकता है? यहाँ रिश्ते जटिल और अस्पष्ट थे, संभवतः अभी भी कुछ महत्वपूर्ण सुराग गायब थे। मो हुआ ने अपना सिर खुजलाया, उस समय कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने बस मानव तस्करों और काले कपड़े पहने नेता के सुरागों को नोट कर लिया और तरबूज तक पहुंचने के लिए बेल का पीछा करने की योजना बनाए इन 2 सुरागों से शुरुआत की। जहां तक दिव्य अवशेषों को खोजने की बात है तो इसके लिए एक प्रारंभिक योजना बनाई गई थी और उसके बाद दिव्य अवशेषों को छीन लिया गया। वह अधिक परेशानी वाली बात थी। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा। दिव्य अवशेषों द्वारा शिक्षाओं का प्रसार करने वाले निश्चित रूप से अनुयायी या गुर्गे या दिव्य अवशेषों द्वारा परजीवी दिव्य सेवक होंगे। दिव्य अवशेषों को छीनने के लिए सबसे पहले उन लोगों से निपटना होगा जो दुष्ट ईश्वर की पूजा करते थे और स्वेच्छा से उसके अनुचर बन गए थे, और उसके बाद ही ईश्वर मामले को संभालने पर विचार करना चाहिए। दूसरी ओर ईश्वर का मामला बहुत कठिन नहीं था। किसी को केवल द्वितीय श्रेणी के छोटे राज्य की सीमाओं और केयानिक्स्यू राज्य सीमा के पड़ोसी अमर शहरों को लक्ष्य बनाना था, जहां विरोधी आमतौर पर द्वितीय श्रेणी के छोटे दिव्य अवशेष थे। यदि वे उसकी चेतना के सागर में प्रवेश करने का साहस करते तो यह एक तरफा यात्रा होती जो बिना वापसी के मांसबंस के समान होती। रॉबरी थंडर के नियंत्रण में होने के कारण यदि दिव्य अवशेषों में दुष्ट ईश्वर की इच्छा भी हो तो भी मो हुआ को इससे डर नहीं लगेगा। इसलिए इस स्तर पर सबसे अधिक परेशानी वास्तव में लोग थे, अर्थात दुष्ट ईश्वर के अनुयायी या काले कपड़े पहने मानव तस्करों जैसे गुर्गे। मो हुआ ने पाया कि उनसे निपटने के लिए उसकी ताकत स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण। मो हुआ ने इसके बारे में सोचा और अधिक रूढ़िवादी होने का निर्णय लिया। फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण से नीचे के लोगों के साथ व्यवहार करना बेहतर होगा। फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण के नीचे ईविल गॉड मिनियन के लिए मो हुआ 1 या 2 को स्वयं संभाल सकता था, लेकिन एक बार जब वे अधिक हो गए तो केवल अपने आप पर निर्भर रहना बहुत कठिन हो जाएगा। विशेष रूप से मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना साधकों के साथ व्यवहार करते समय उसे संभवतः अपने सभी तरीकों को लागू करना होगा, उन्हें अचंभित करना होगा, उन्हें अपने ट्रम्प कार्ड के बारे में बताए बिना अपना हाथ खेलना होगा, उन्हें रणनीति, दिमागी खेल और धोखे की परतों के साथ नीचे गिराना होगा। यह थका देने वाला था और खतरनाक भी, जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम थी। आखिरकार अपने कमजोर शरीर के साथ यदि वह सावधान, सतर्क और थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतता तो उसे डर था कि वह नाले में पलट जाएगा और अपनी जान गंवा देगा। मो हुआ ने यह बात काले वस्त्र पहने एक मिडिल फेज फाउंडेशन प्रतिष्ठान के नेता के साथ अपनी पिछली मुलाकात से सीखी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति अपने तुरुप के पत्ते बार बार नहीं दिखा सकता था। छिपाव तकनीक, जमीन को संरचना में खींचना, मिनी उल्कापिंड कौशल, ये विधियां जितनी अधिक गुप्त थीं, उतनी ही अधिक प्रभावी थीं। एक बार पूर्वानुमान हो जाने पर उनकी प्रभावशीलता बहुत कम हो जाती थी। उदाहरण के लिए, यदि प्रत्येक शत्रु अपने साथ एक पीक कंसील आध्यात्मिक दर्पण रखता तथा जहां भी जाता वहां एक्सपोज शैडो फॉर्मेशन रखता, या वे उन रास्तों को नहीं अपनाते थे जिन्हें वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, रात में यात्रा नहीं करते थे, किसी भी ऐसे मार्ग से बचते थे जहां स्पिरिट फॉर्मेशन सेटअप हो सकता था, किसी फॉर्मेशन द्वारा घात लगाने से बचने के लिए हमेशा अपने कदमों के प्रति सतर्क रहते थे, या फिर उन्होंने पूरे शरीर का कवच पहन रखा था, पूरी तरह से सशस्त्र थे। उनके ताओवादी वस्त्रों में जल कवच आत्मा संरचनाएं भी थीं जो उनके निकट दूरी वाले मिनी उल्कापिंड कौशल का विरोध करने के लिए तैयार थीं, या फिर उन्होंने उसे करीब आने का मौका ही नहीं दिया। इस संभावना से मो हुआ का सिर दुखने लगा। वह केवल एक व्यक्ति था जिसका कोई मजबूत पारिवारिक आधार नहीं था, शारीरिक रूप से कमजोर था, आध्यात्मिक शक्ति में कमी थी, उसकी दृढ़ शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी और वह अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने या निशाना बनाए जाने से काफी भयभीत था। उनकी अपनी तकनीकों को यथासंभव कम उजागर किया जाना चाहिए। मो हुआ ने चुपचाप सोचा, मुझे मदद के लिए किसी को ढूंढना होगा। मदद से वह वहां घुल मिलकर अभिनय कर सकता था। मुझे केवल छाया में छिपने, कुछ मंत्र पढ़ने, कुछ नियंत्रण करने और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। मुझे अपने सभी तुरुप के पत्ते प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पता भी चल जाए तो मेरे जैसे छोटे बदमाश पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अब समस्या यह है कि मेरे पास समर्थकों की कमी है। मूलतः वरिष्ठ बहन मुरोग और वरिष्ठ भाई फैंग अपनी गहन साधना और असाधारण ताओवादी कौशल के साथ साथ अपने समृद्ध अनुभव के कारण मेरी सहायता करने में सक्षम होते।
लेकिन वे मुझसे 1 वर्ष वरिष्ठ हैं, उनके पास अपने मामले हैं और भविष्य में उनका एक साथ आना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए मुझे अपने ही समूह से साथी शिष्यों की तलाश करनी होगी। सबसे उपयुक्त उम्मीदवार चेंग मो और सीटू जियान होंगे। मो हुआ ने अपनी जीभ चटकाए। हालांकि यह कहना बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन चेंग मो और सीटू जियान दोनों ही थोड़े हरे हैं। वे संप्रदाय में नए हैं और अपनी गहन नींव के बावजूद वे केवल फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में हैं। यद्यपि उनके ताओवादी कौशल उल्लेखनीय हैं, फिर भी उनमें युद्ध अनुभव की कमी है। और भले ही उनके पास अच्छी प्रतिभा और समझ हो, दुष्ट साधकों और दानव साधकों के साथ उनकी मुठभेड़ें लगभग न के बराबर होती हैं, उनके अनुभव अभी भी उथले होते हैं। भले ही वे मो हुआ से लंबे हों और 1 या 2 साल बड़े हों, लेकिन मो हुआ की नज़र में वे अभी भी बहुत कोमल हैं। दुष्ट देवता और दुष्ट साधकों के साथ व्यवहार करते समय एक भी गलत कदम घातक हो सकता है। इससे पहले चेंग मो और अन्य लोगों का काले वर्दीधारी कल्टीवेटरों द्वारा पीछा किया गया था और वे संभावित भयावह भाग्य से बाल बाल बच गए थे। बाद में परित्यक्त रिफाइनरी शॉप में जब उन्होंने काले वस्त्र पहने नेता को घेर लिया, तो वे बुरी नज़र की खूनी रोशनी से प्रभावित होकर अपना दिमाग खो बैठे और गतिहीन हो गए, लगभग एक धागे से लटक गए। मो हुआ ने आह भरी। ऐसी परिस्थितियों में मैं उनके कनिष्ठ भाई के रूप में अच्छे विवेक से उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। ताओवादी न्यायालय पर निर्भर रहना भी कोई विकल्प नहीं है। मैं सीधे जाकर अंकल गू से यह नहीं कह सकता कि मैं दुष्ट ईश्वर को खा जाना चाहता हूं और उनसे ताओवादी दरबार से कुछ प्रवर्तन नेताओं को बुलाने के लिए कह सकता हूं ताकि वे दुष्ट ईश्वर के अनुयायियों को पकड़ने में मेरी मदद कर सकें। अंकल गू, जो एक फॉर्मेशन ब्लाइंड हैं और जो दिव्य ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या आप तस्कर को पकड़ने को बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे? मो हुआ ने एक क्षण सोचा और अपना सिर हिलाया। ताओवादी न्यायालय तस्करों से स्वयं निपट सकता है, वे निश्चित रूप से मुझे इस कार्रवाई में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा एक संप्रदाय के शिष्य के रूप में मुझे ताइक्सू गेट पर अभ्यास करना है। केवल संक्षिप्त छुट्टियों के दौरान ही संप्रदाय को छोड़ने में सक्षम हूँ। समय सही नहीं है और ताओवादी न्यायालय का संचालन संभवतः मेरा इंतजार नहीं करेगा। इसके अलावा ताओवादी न्यायालय में भी गद्दार हो सकते हैं। सभी बातों पर विचार करने के बाद मैं केवल चेंग मो और अन्य लोगों पर ही भरोसा कर सकता हूं। हम सभी एक ही संप्रदाय से हैं और चाहे हम कक्षा में हो या अवकाश पर हो, हमारा कार्यक्रम एक जैसा होता है। वे मुझे जूनियर ब्रदर भी कहते हैं। उन्होंने मुझे चिकन लेग्स खिलाए हैं और काले कपड़े पहने तस्करों के साथ हुई घटना के बाद हमने जीवन और मृत्यु का कुछ हद तक साथ साथ अनुभव किया है और कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। यद्यपि वे कुलीन परिवारों के बेटे हैं, वे युवा और उत्साही हैं, उनकी आदतें बहुत खराब नहीं हैं, बल्कि उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा है। मो हुआ ने हल्की सी आह भरी। बस थोड़ा सा हरा। उनकी साधना अपर्याप्त है, उनका अनुभव उथला है। मो हुआ ने कुछ क्षण और सोचा, फिर उसके मन में एक और विचार आया। अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है और बार बार दोहराने से कई चीजें आसान हो जाती हैं। चेंग मो और बाकी लोगों में अच्छी प्रतिभा है। कुछ खतरनाक घटनाओं से गुजरने के बाद वे स्वाभाविक रूप से अनुभव प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से इसमें कुछ जोखिम है, लेकिन मेरे साथ रहने से यह कुछ हद तक सुरक्षित हो सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा खेती और बिजली की कमी है। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, फिर अचानक उसे एक आभास हुआ। उसे 4 शब्द याद आ गए। आक्रामक रणनीतियों का समर्थन करना। श्री जुआंग के शब्द एक बार फिर शब्दशः मो हुआ के दिमाग में उभर आए। आक्रामक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि उनका समर्थन करें। आक्रामक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना सभी स्वर्गीय गौरवों के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। आक्रामक रणनीतियों का समर्थन करना उनकी प्रतिस्पर्धा में सहायता करना है। आक्रामक रणनीतियों का समर्थन करने के आपके साधन जितने मजबूत होंगे, उतनी ही कम संभावना होगी कि वे आपको अपमानित करेगी। इस तरह कुलीन परिवार के बिना भी कोई भी परिवार आपका सहारा बन सकता है। ताओ साधना के उपयोगितावादी और शक्ति चालित संसार में असाधारण आध्यात्मिक जड़ों और साधना तकनीकों वाले अनेक स्वर्गीय गौरवों के बीच आपके लिए भी एक स्थान होगा। मो हुआ को अचानक एक बात समझ में आए और उसे एक और कहावत याद आई। जल बिना किसी विवाद के सभी चीजों को लाभ पहुंचाता है, इसलिए दुनिया में कोई भी चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आक्रामक रणनीतियों का समर्थन करने से चेंग मो और उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है,
जिससे उन्हें मेरे लिए काम करने, दुष्ट भगवान के अनुयायियों को ट्रैक करने, दुष्ट भगवान का शिकार करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल सकती है। साथ ही जूनियर ब्रदर की उपाधि पर निर्भर हुए बिना भी आक्रामक रणनीतियों का समर्थन करने का तरीका मुझे साथी शिष्यों के बीच वास्तव में स्थापित होने में मदद करता है, जिससे अन्य लोग मुझे हल्के में लेने से बचते हैं। क्योंकि दूसरों के संघर्षों में उनका साथ देकर स्वयं आगे न आकर मैं स्वर्गीय गौरवों से ईर्ष्या अर्जित करने से बचता हूं और महान परिवारों के लिए कांटा बनने से बचता हूं। वे शायद मुझे लुभाने भी आए। महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्दे के पीछे रहना संभव हो। मुहुआ को यह भी याद आया कि जब उनके गुरु ने उन्हें आक्रामक रणनीतियों का समर्थन करना सिखाया था, तो उन्होंने एक और कहावत का उल्लेख किया था, बाहर निकली हुई कील को पहले ठोका जाता है। आपको अलग दिखने की जरूरत नहीं है, न ही आपको ऐसा करना चाहिए। अंधेरे में छिपना, शक्तियों का लाभ उठाना, प्रमुख शक्तियों के बीच से पानी में मछली की तरह गुजरना, दोनों पक्षों से लाभ उठाना सीखें। केवल तभी आप वास्तव में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं, अपनी साधना को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं, संरचनाओं को समझ सकते हैं और सच्चे महान दाव की तलाश कर सकते हैं। आक्रामक रणनीतियों का समर्थन करना, रडार के नीचे रहना, छाया में छिपना, लाभ उठाना सीखना। ये शब्द मुहुआ ने शुरुआत में पूरी तरह से नहीं समझे थे, लेकिन अब क्यानेक्सू राज्य सीमा में उन्होंने उन्हें गहराई से महसूस किया। क्यानेक्सू राज्य की सीमा सतह पर तो शांत दिखाई देती है, लेकिन इसके नीचे अंतर्धाराएं उग्र हैं। पाप साधक, दुष्ट साधक, राक्षस साधक एक साथ मिल जाते हैं। तस्कर कॉकरोच की तरह होते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वे वहां नहीं हैं, लेकिन जब आप सतर्क हो जाते हैं तो वे झुंड में आ जाते हैं। और छिपे हुए दुष्ट देवता, दुष्ट इच्छाएं, साथ ही साथ दुष्ट कर्म का प्रसार। वास्तव में ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मुझे कम प्रोफाइल रखने की आवश्यकता है। मुहुआ को धीरे धीरे समझ आ गया, जो लोग जंगल में दिखावा नहीं करते उन्हें हवाएं नहीं फाड़ पाती। चूंकि यह मामला है, इसलिए मुझे अपने छोटे से पौधे को जंगल में चुपचाप छिपा कर रखना होगा। तेज हवाओं से नष्ट होने से बचने के लिए सुर्खियों से बचना होगा। ताइक्सू गेट वह जंगल है। मेरे आसपास के सभी शिष्य वृक्ष हैं। वे जितने बेहतर और मजबूत होंगे, मैं उतनी ही बेहतर तरीके से छिप सकूंगा। फिर मैं अपने आप को ढकने के लिए एक बड़े जंगल और घने पेड़ों पर निर्भर रहूंगी, चुपचाप पोषक तत्वों को अवशोषित करूंगी, चुपचाप बढ़ूंगी और अंततः अप्रत्याशित रूप से एक विशाल पेड़ बन जाऊंगी। मुहुआ की आंखों में हल्की सी चमक आ गई क्योंकि उसके दिल में प्रशंसा की भावना थी। मास्टर सचमुच प्रभावशाली है। इतने दूर के मामले की रणनीति मास्टर ने बनाई है। लड़ाई में सहायता। मुहुआ ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उसके विचार भी धीरे धीरे स्पष्ट हो गए। अपनी क्षमताओं से युद्ध में सहायता, चेंगमो और अन्य की ताकत बढ़ाना। फिर चेंगमो और अन्य लोगों की मदद से मानव तस्करों का पता लगाएं, दिव्य अवशेषों की खोज करें और दिव्य मज्जा को खा जाएं। मुझे छाया में छिप जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं बाहर न दिखूं। इसके अलावा अपने तुरुप के पत्तों को और भी गहराई से छुपाने के तरीकों के बारे में सोचें। उसके बाद संप्रदाय के भीतर बने रहने के लिए समर्थन की क्षमता पर भरोसा करें। मुहुआ ने चुपचाप सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। हालांकि ऐसे मामले में अभी भी कई विवरणों पर विचार करना बाकी है, विशेषकर दुष्ट देवता का शिकार करना, जो बहुत खतरनाक है। चेंगमो और अन्य लोगों को बुलाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन युद्ध में सहायता के मामले को प्राथमिकता दी जा सकती है। युद्ध में किस प्रकार सहायता की जाए, क्या विधियां और सीमाएं हैं, उन्हें मैजिक बैटल में कैसे लागू किया जाए, इनके अध्ययन के लिए कुछ समय चाहिए। अल्पविराम। अगले कुछ दिनों में मुहुआ समर्थन के विषय पर सोचता रहा। बार बार सोचने पर भी बात फॉर्मेशन और स्पेल की श्रेणियों पर आ गई। विशेष रूप से फॉर्मेशन का अनुप्रयोग महत्वपूर्ण था, लेकिन एक गठन के आवेदन मुहुआ के लिए इसे स्वयं उपयोग करना काफी सरल है। दिव्य ज्ञान के साथ स्याही को नियंत्रित करना, सीधे जमीन पर चित्र बनाने में सक्षम होना, लेकिन दूसरों को समर्थन देने के लिए एक फॉर्मेशन को लागू करने में फॉर्मेशन डिजाइन, फॉर्मेशन मीडिया परिशोधन और साथ ही शिष्य की आध्यात्मिक जड़, खेती तकनीक, ताओवादी कौशल और लड़ाकू आदतों जैसे मिलान के मुद्दे शामिल हैं। मुहुआ को इन चीजों पर काम शुरू करने से पहले इन पर स्पष्ट रूप से सोचने की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों में जब भी मुहुआ को कक्षाओं से अवकाश या आराम मिलता, वह इस मुद्दे पर विचार करता। एक दोपहर जब मुहुआ शिष्य निवास पर खाना खा रहा था, एक चिकन पैर को कुतर रहा था और एक फॉर्मेशन पर विचार कर रहा था।
चेंग मो अचानक मोहुआ के बगल में बैठ गया और जोर से आह भरने का नाटक करने लगा। लेकिन वह काफी देर तक आहें भरता रहा और मोहुआ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चेंग मो ने चुपचाप मोहुआ को एक चिकन लेग पेशकश की, फिर उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। मोहुआ ने मुर्गे की टांग ली और सिर हिलाया। क्या बात है, मुझे बताओ। चेंग मो ने तब खुशी से कहा, मोहुआ, मेरिट पॉइंट अर्जित करना बहुत कठिन है। ओह हाँ, मोहुआ ने चिकन की टांग को काटा। मैंने इस पूरे महीने में केवल 50 मेरिट अंक अर्जित किए हैं। ओह, मोहुआ के गाल फूल गए थे। साधारण कार्य करके आप अधिक मेरिट पॉइंट नहीं कमा सकते। मैं ड्राइंग फॉर्मेशन में बहुत अच्छा हूं, मोहुआ ने कहा। चेंग मो के चेहरे पर एक जटिल भाव था, वही ईर्ष्या और थोड़ी जलन महसूस कर रहा था। यद्यपि मोहुआ के पास बहुत अधिक स्पिरिट स्टोन नहीं थे, लेकिन जब मेरिट पॉइंट्स की बात आती थी तो वह वास्तव में एक छोटा टाइकून था जो उनसे कहीं अधिक अमीर था। मेरे मेरिट पॉइंट खत्म हो रहे हैं, चेंग मो ने अनिच्छा से कहा। ओह, मोहुआ बेपरवाह होकर अपना चिकन लेग खाता रहा। फिर अचानक वह सतर्क हो गया और चेंग मो की तरफ देखा। तुम मुझसे मेरिट पॉइंट्स उधार लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा। विभिन्न फॉर्मेशन सीखने के लिए उन्हें कई मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता थी। नहीं, चेंग मो ने अजीब तरह से कहा। तो तुम क्या करना चाहते हो? मोहुआ हैरान था। चेंग मो ने धीरे से कहा, मोहुआ, क्या आपके पास मेरिट पॉइंट अर्जित करने का कोई त्वरित तरीका है? गठन को छोड़कर, चेंग मो ने दृढ़ता से कहा। इस फॉर्मेशन डमी को फॉर्मेशन बनाकर मेरिट पॉइंट्स कमाने दो। ये तो किसी कसाई से कढ़ाई करवाने जैसा है, बिल्कुल कष्ट देने जैसा। चेंग मो ने मोहुआ को कुछ हद तक उदास होकर देखा। मोहुआ ने आह भरी, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। चेंग मो ने अपना सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा, आपके पास निश्चित रूप से एक रास्ता है। मोहुआ ने हैरान होकर कहा, तुम इतना आश्वस्त क्यों हो? चेंग मो ने फुसफुसाते हुए कहा, आप बहुत होशियार हैं, एल्डर मास्टर जून आपका साथ दे रहे हैं, एक दरबारी अधिकारी आपके चाचा हैं, और बुराई को दंडित करने और अच्छाई को बढ़ावा देने में आपका कौशल इतना निपुण है, आप निश्चित रूप से कोई विशेष तरीका जानते हैं। मोहुआ ने सुधारा, एल्डर मास्टर जून मेरे समर्थक नहीं हैं। चेंग मो असंतुष्ट दिखे। मोहुआ ने कुछ असहाय होकर पूछा, आप किस तरह का रास्ता ढूंढ रहे हैं? चेंग मो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर चोर की तरह फुसफुसाया, क्या अभी भी मानव तस्करों को पकड़ना बाकी है? मोहुआ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। मानव तस्कर चूहों की तरह नहीं होते, आप उन्हें जब चाहें तब पकड़ नहीं सकते। प्रति माह एक कैच भी ठीक है, 300 मेरिट पॉइंट। चेंग मो ने पीड़ा भरे भाव से कहा। फिलहाल वह महीने में केवल 50 रुपये ही कमा पाता है। मोहुआ ने बिना कोई टिप्पणी किए अपना चिकन लेग खा लिया। अन्य पाप साधक भी ठीक हैं। ये देखकर चेंग मो ने आह भरी, अब बहुत सारे शिष्य कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य जल्दी छीन लिए जाते हैं, और जो हम प्राप्त कर पाते हैं उनमें से अधिकांश कम पुण्य अंक अर्जित करते हैं। कुछ कार्य जिनमें मेरिट पॉइंट्स की अधिकता होती है, वे हमारी क्षमता से बाहर होते हैं, तथा उथले रिवॉर्ड अनुभव और अपर्याप्त कार्य इतिहास वाले लोग हमें उन्हें करने नहीं देते। हाँ, मोहुआ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। और कौन है? सीटू जियान और अन्य लोगों के अलावा और कौन? चेंग मो ने फिर से आह भरी, इस डर से मुझे अपने शरीर को संयमित करने के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं के बदले पर्याप्त योग्यता अंक जमा करने में अनंत काल लग जाएगा। चेंग मो ने मोहुआ के सामने विलाप करना शुरू कर दिया। मोहुआ ने ध्यान से सुना और ध्यानमग्न होकर देखा। उसने चेंग मो और अन्य लोगों को इतनी जल्दी बाहर ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। दुष्ट ईश्वर को सीधे निशाना बनाना वास्तव में जोखिम भरा था, और चेंग मो और अन्य लोगों के लिए यह अभी भी बहुत जल्दी थी। हालांकि अब वे मेरिट अंक अर्जित नहीं कर सकते। मोहुआ के विचार थोड़े बदल गए। शायद चेंग मो और अन्य लोगों को कुछ अभ्यास के लिए बाहर ले जाएं। सरल शुरुआत करें, कुछ पाप साधकों को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए पकड़ें, फिर आसान से चुनौतीपूर्ण तक आगे बढ़ें, और फिर दुष्ट भगवान के अनुचरों, काले कपड़े पहने मानव तस्करों के साथ हस्तक्षेप करें। मोहुआ को पलके झपकाते देख ये निश्चित नहीं था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ आते देख चेंग मो की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से एक और चिकन लेग सौंप दिया, गंभीरता से कहा, जूनियर भाई, यह आप पर निर्भर करता है। मोहुआ ने चिकन का पैर लिया, एक पल के लिए सोचा, आह भरी और दुविधा में होने का नाटक किया। पहले मुझे इसके बारे में सोचने दो, अगर कोई सुराग मिला तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा।
चेंग मो बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। शुक्रिया छोटे भाई, अब से तुम मेरे असली भाई हो। मो हुआ को पहले भी कई बार चेंग मो का असली भाई माना जाता था और अब यह उतना खास नहीं रहा। लेकिन चेंग मो और अन्य लोगों को साथ लेकर कुछ मेरिट पॉइंट अर्जित करना कोई बुरा विचार नहीं था। उन्मूलन में सहायता करना उतना आसान नहीं था जितना लगता था। ये कैसे किया जाए, इसमें पानी की जांच के लिए उन्हें गिनी पिग के रूप में उपयोग करना भी शामिल हो सकता है। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, धीरे धीरे अपना मन बना लिया। अल्पविराम ब्रेक के दौरान मो हुआ फिर से गू परिवार के पास गया। वह अंकल गू से पूछना चाहता था कि क्या वह अपने कुछ संबंधों का उपयोग करके ताओवादी न्यायालय से अंकल गू के माध्यम से कार्य जारी करवा सकता है, फिर उन कार्यों को स्वयं कर सकता है, पाप साधकों को पकड़ सकता है और योग्यता अंक अर्जित कर सकता है। यदि अंकल गू सहमत हो जाते तो उनके पास ताओवादी कोर्ट और ताइक्सू गेट को जोड़ने वाली एक पूरी औद्योगिक श्रृंखला होती जिससे वे मेरिट अंक अर्जित कर पाते। एक बार जब औद्योगिक श्रृंखला स्थापित हो गई तो वह स्वतंत्र रूप से मेरिट अंक अर्जित करने के लिए कार्यों की तलाश, जारी और निष्पादन कर सकता था। हालांकि अब उनके पास मेरिट पॉइंट्स की कमी नहीं थी, लेकिन ये केवल अभी के लिए था। भविष्य में मेरिट पॉइंट्स के और भी अधिक उपयोग होंगे और आपके पास कभी भी बहुत अधिक संख्या में मेरिट पॉइंट्स नहीं होंगे। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता था कि अंकल गू सहमत होते या नहीं। मो हुआ को पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अग्नि बुद्ध की घटना के बाद अंकल गू के साथ उसकी वर्तमान मित्रता को देखते हुए मो हुआ को लगा कि अंकल गू का सहमत होना संभव है। भले ही वह सहमत न हो, फिर भी प्रयास करना उचित था। लेकिन गू परिवार में पहुंचने पर जैसे ही वह मुख्य द्वार में प्रवेश किया, मो हुआ अप्रत्याशित रूप से एक किसान से टकरा गया। वह हृष्ट-पुष्ट, राजसी दिखने वाला, दृढ़ आंखें, हल्की काली त्वचा, लोहे के टुकड़ों जैसी ठोस मांसपेशियां, संघनित रक्त क्यूई और गहन साधना वाला व्यक्ति था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि थर्ड ग्रेड गोल्डन कोर रियल आर्टिफैक्ट रिफाइनर सोलिटरी माउंटेन आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी के मास्टर गू थे। अतीत मास्टर गू। मो हुआ कुछ आश्चर्यचकित था। मास्टर गू ने मो हुआ को एक दयालु मुस्कान दिखाए और झुककर प्रणाम किया। युवा मास्टर मो, क्या आप एकांत पर्वतीय शहर में नहीं हैं? मो हुआ ने पूछा। मास्टर गू ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना था, मुझे किंगजो शहर जाना था। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया। मास्टर गू थोड़ा हिचकिचाए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, पिछली बार सॉलिटरी माउंटेन सिटी में मैं अच्छा मेजबान नहीं था। अब फिर मिलना तो किस्मत ही है, और अगर आप फ्री हो तो मैं यंग मास्टर मो को एक हल्के ड्रिंक के लिए बुलाना चाहूंगा। यद्यपि मास्टर गू बहुत मिलनसार थे, फिर भी उनके लिए एक स्वर्ण कोर साधक के लिए एक फाउंडेशन बिल्डिंग साधक मो हुआ को एक बनावटी मुस्कान देना अनुचित लगा। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि इस तरह की विनम्रता मास्टर गू की विशेषता नहीं थी। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं शराब नहीं पीता। विशेषकर तीव्र शराब, ये बहुत कठोर होती है। फलों से बनी शराब ठीक है, लेकिन किसान आमतौर पर फलों से बनी शराब को असली शराब नहीं मानते। मास्टर गू कुछ निराश दिखे। मो हुआ ने कहा, मैं भोजन के लिए शामिल हो सकता हूँ। मास्टर गू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर राहत महसूस की, उनके दृढ़ चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा। यह अच्छा था कि वह सहमत हो गया। दिन अभी भी जल्दी था और मास्टर गू ने अनुमान लगाया कि मो हुआ के पास अन्य काम थे, इसलिए उन्होंने उसे और परेशान नहीं किया, केवल व्यवस्था करने में लगे रहे। किंगजो शहर में एक प्रेम मंडप है जहां आध्यात्मिक मछली स्वादिष्ट होती है। दोपहर में मैं वहां एक भोज तैयार करूंगा और युवा गुरु मो का इंतजार करूंगा। मो हुआ ने कहा, मुझे बस मो हुआ कहो, यंग मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर गू ने सिर हिलाया, ठीक है युवा मास्टर मो। मो हुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वह और क्या कहे। मास्टर गू से विदा लेने के बाद मो हुआ आंटी वान का अभिवादन करने गया। वेनरेन वान यूएर के साथ खेल रहा था। यूएर का रंग रूप हर गुजरते दिन के साथ निखरता जा रहा था और वो ज्यादा जिंदादिल भी होती जा रही थी। पहले जो कमजोर बच्ची थी और दिल दुखाती थी, अब वो उछल कूद करने लगी थी, थोड़ी शरारती भी हो गई थी। इसलिए वेनरेन वान मो हुआ के प्रति बहुत आभारी था और पहले से कहीं अधिक यह महसूस कर रहा था कि यूएर को मो हुआ के पक्ष में रहने के लिए ताइक्सू गेट पर भेजना बिल्कुल सही निर्णय था। यदि आपको संप्रदाय के भीतर ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसे आप हल नहीं कर सकते, तो एल्डर मुरोग को ढूंढें। मैं और एल्डर मुरोग बहनों की तरह हैं। संप्रदाय के बाहर के मामलों के लिए चांगहुआई को ढूंढो।
वेनरेन वान ने गू चांगहुआई की ओर इशारा किया जो एक तरफ बैठकर चाय पी रहे थे। वो एक पर्यवेक्षक हैं और यद्यपि वो केवल तृतीय श्रेणी के गोल्डन कोर हैं, फिर भी ताओवादी दरबार में उनकी कुछ प्रतिष्ठा है। अगर आपको कोई परेशानी आती है और चांगहुआई आपकी देखभाल नहीं करता है, तो बस वापस आए और मुझे बताएं। समाप्त करने के बाद वेनरेन वान ने मोहुआ की ओर देखा। वह कथनीय रूप से दिल टूटा हुआ महसूस कर रही थी और आह भर रही थी। इस पूरे खियानिक्स्यू राज्य सीमा में इतने सारे संप्रदायों और शिष्यों के साथ कोई भी आपके जैसा नहीं है। एक छोटा बच्चा जो यहाँ अकेले सीख रहा है। आपके पास कोई माता पिता या रिश्तेदार नहीं है। कोई भी आप पर भरोसा करने या आपको संजोने वाला नहीं है। मुझे डर है कि संप्रदाय में आपको धमकाया जाएगा और आप बोलने से डरेंगे। वेनरेन वान अभी भी चिंतित दिखाई दे रहे थे। गू चांगहुआई चुपचाप एक तरफ बैठ गया, भावशून्य, बोलना नहीं चाहता था। उसे कौन धमकाएगा? अग्नि बुद्ध, उस भयंकर दानव साधक ने मोहुआ का शिकार किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और अंत में उसकी छाती फट गई। दूसरों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कियानिक्स्यू राज्य सीमा में उन संप्रदाय के बुजुर्गों पूर्वजों को छोड़कर और 4 महान संप्रदायों के भीतर उन सच्चे महान परिवार वंशों में स्वर्गीय आत्मा जड़ों के साथ पैदा हुए गर्व का गर्व कौन उसे धमका सकता था? इसके अलावा ये गणमान्य व्यक्ति वास्तविक स्वर्गीय गौरव समाज के उच्च स्तर के लोग हैं जो पूरी तरह से एक अलग दुनिया में हैं, संभवतः जीवन भर मोहुआ से कभी नहीं मिलेंगे। एकमात्र ताइक्सू संप्रदाय के अनुयायी को धमकाने की क्या जरूरत है? गू चांगहुआई ने आह भरी। उसने पहले ही वेनरेन वान को बताया था कि मोहुआ, ये बच्चा, मासूम लगता है लेकिन वास्तव में चालाक, अंधकार में और गणनाशील है और उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाप साधक और दुष्ट साधक जो उसके हाथों में पड़ गए, कौन जानता है कि उनकी संख्या कितनी थी। फिर भी वेनरेन वान ने उसे फटकार लगाए और कहा कि वह संकीर्ण सोच वाला है, एक बच्चे के पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोल रहा है, बेशर्म है। लोग केवल वही विश्वास करना चुनते हैं जिस पर वे विश्वास करना चाहते हैं। समझाने में असमर्थ गू चांगहुआई को बाद में बेहतर पता चल गया और उन्होंने इस मामले को उठाने से परहेज किया। हर बार जब वेनरेन वान ने मोहुआ के लिए चिंता व्यक्त की तो उसे डर था कि कहीं उसे धमकाया न जाए, तो उसने अनसुना करने का नाटक किया। मोहुआ को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा, आंटी वान, संप्रदाय के बुजुर्ग, वरिष्ठ भाई बहन और साथी शिष्य सभी मेरे प्रति बहुत दयालु हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वेनरेन वान तब कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। इसके बाद दोनों ने संक्षिप्त बातचीत की, संप्रदाय के भीतर की गपशप और ताइक्सू गेट में यूएर की साधना के बारे में बात की। वेनरेन वान जाने वाला था। वह किंगजो शहर में रहीं, कभी भी खाली नहीं बैठी, यूएर की देखभाल की और पास के लगभग 1 दर्जन बड़े और छोटे अमर शहरों में शांगुआन परिवार, वेनरेन परिवार और गू परिवार की कुछ संपत्तियों का प्रबंधन किया। लेकिन बिछड़ने से ठीक पहले वेनरेन वान की निगाहें धुंधली हो गईं। वह अभी भी मोहुआ को निर्देश दे रही थी। वो मास्टर गू, अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर उनके कोई छिपे हुए इरादे हो तो आपको उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मोहुआ चौंक गया। वेनरेन वान ने चतुराई से कहा, हाल ही में उन्होंने कुछ लोगों से गू परिवार के माध्यम से आपकी पहचान के बारे में पूछताछ की थी। मोहुआ को एहसास हुआ, फिर मुस्कुराया। धन्यवाद आंटी वान, मैं समझ गया। ये देखकर कि मोहुआ समझ गया है, वेनरेन वान धीरे से मुस्कुराया और जाने के लिए खड़ा हो गया। इसके बाद लिविंग रूम में केवल मोहुआ और गू चांगहुआई ही बचे। गू चांगहुआई एक कोने में बैठे उदासीन चेहरे के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मोहुआ चुपचाप पास आया और फुसफुसाया, अंकल गू, आज आपके पास खाली समय क्यों है? गू चांगहुआई ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई और ढक्कन का उपयोग करके कटोरे में झाग को हटाते हुए कहा, ताओवादी दरबार के साधक कोई चक्की पीसने वाले गधे नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे पास कुछ दिन की छुट्टी होती है। चांगहुआई ने चाय की एक चुस्की ली और कप नीचे रख दिया। ठीक है, बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मोहुआ हैरान हो गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ मांगने आया हूं? गू चांगहुई ने मोहुआ पर नजर डाली। एक अनुमान करें। मोहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अंकल गू, आप मेरी नकल क्यों कर रहे हैं? गू चांगहुआई एक पल के लिए ठिठक गए, फिर खुद को रोक नहीं पाए और बोले, तुम इसे उगलोगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया। बिना बात घुमाए वह सीधे मुद्दे पर आया और बोला,
अंकल गु, अगर मेरे पास किसी पाप साधक के बारे में सुराग है तो क्या आप ताओवादी न्यायालय के माध्यम से सीधे इनाम जारी कर सकते हैं? तो मैं इनाम स्वीकार करूंगा, कार्य पूरा करूंगा, पुण्य अर्जित करूंगा और ताओवादी न्यायालय पाप साधक को पकड़ लेगा। ये जीत जीत वाली स्थिति है। गु चांगहुआई के चेहरे पर एक अजीब सा भाव जम गया। वह मोहुआ की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। तुमने इस बारे में सचमुच सोच लिया है ना? मोहुआ ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये बुरा नहीं है। गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया, यह नियमों के विरुद्ध है। मोहुआ ने अविश्वास से मुंह बनाया। उन्होंने इसकी सावधानीपूर्वक तुलना की थी। उनकी योजना स्पष्ट रूप से शुरू से अंत तक ताओवादी दरबार की प्रक्रियाओं के अनुरूप थी। ताओवादी न्यायालय द्वारा अन्यत्र से सुराग प्राप्त करना और पुरस्कार जारी करना तथा उससे सुराग प्राप्त करना और कार्य जारी करना, वास्तव में इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। इस प्रक्रिया में कोई रिश्वतखोरी भी शामिल नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अंकल गु को रिश्वत देने के लिए स्पिरिट स्टोन भी नहीं थे। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि अंकल गु मदद नहीं करना चाहते थे। इसलिए मोहुआ ने मोलभाव करना शुरू कर दिया। अंकल गु, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भी भविष्य में आपकी मदद नहीं करूंगा। गु चांगहुआई ने नाक भान सिकोड़ी, मुझे तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है? जैसे ही उसने ये कहा वह अंदर से स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। मोहुआ ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी, अपनी उंगलियां उठाईं और एक एक करके बिंदुओं पर निशान लगाना शुरू कर दिया। जैसे पाप साधकों के बारे में सुराग, जांच पड़ताल, ट्रांसमिशन टोकन को बहाल करना, सीलिंग पैटर्न और गुप्त पैटर्न को समझना। और अभी मैं केवल फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में हूं। फॉर्मेशन में मेरे कौशल और भी बेहतर होते जाएंगे। यदि आप अभी मेरी मदद नहीं करते हैं और भविष्य में आपको मुझसे किसी मदद की आवश्यकता होगी तो हमारे रिश्ते का सम्मान न करने के लिए मुझे दोष न दें। मोहुआ का छोटा सा चेहरा कठोर था। गु चांगहुआई को लगा कि उसके मुंह में पहले से चिकनी चाय थोड़ी कड़वी हो गई है। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। ताओवादी न्यायालय के एक प्रतिष्ठित दावकोर्ट कैनन को मात्र 10 वर्ष से अधिक उम्र के एक बालक द्वारा ब्लैकमेल किया गया। यह अपमानजनक था। गु चांगहुआई काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा, उसका मन स्थिति पर विचार कर रहा था। काफी सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसके अलावा मोहुआ पूरी तरह से गलत नहीं था। प्रशिक्षण में उसकी वर्तमान महारत को देखते हुए ये पूरी तरह संभव था कि भविष्य में ताओवादी न्यायालय को जटिल मामलों में उसकी मदद की जरूरत पड़े। गु चांगहुआई ने आह भरी, अगर मैं इनाम भी दे दूं तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम उसे स्वीकार कर पाओगे। पुरस्कार पूरे संप्रदाय को दिए जाते हैं, व्यक्तियों को नहीं। अगर आप योग्य भी हों तो दूसरे भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। मैं इनाम तो दे सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि काम आपके हाथ में ही आए। मोहुआ ने हैरान होकर पूछा, क्या इसके लिए पहले आपकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है? गु चांगहुआई ने बताया, पुरस्कारों के लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर कोई और उन शर्तों को पूरा करता है तो हमारे लिए मना करना आसान नहीं होता। तो फिर और सख्त आवश्यकताएं तय कर दीजिए, मोहुआ ने सुझाव दिया। गु चांगहुई ने भौहें उठाईं। जैसे कि? मोहुआ ने एक पल सोचा। उदाहरण के लिए नींव स्थापना, प्रारंभिक चरण, छिपाव तकनीक में निपुण, द्वितीय श्रेणी की व्यूह रचना में निपुण और जल कारावास तकनीक में कुशल। ऐसी ही बातें। गु चांगहुआई के चेहरे पर भावहीनता थी। मैं इसे स्पष्ट रूप से चिन्हित क्यों नहीं कर देता? ये पुरस्कार विशेष रूप से ताइक्सु गेट के एक फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण के शिष्य मोहुआ के लिए है। मोहुआ ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। क्या ये कुछ ज्यादा ही साफ नहीं है? गु चांगहुआई ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या आपको पता है कि यह स्पष्ट है? मोहुआ ने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है। गु चांगहुआई ने बेबसी से आह भरी। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं कोई रास्ता सोचूंगा। मैं थोड़ी देर में आपसे संपर्क करूंगा। मोहुआ बहुत खुश हुआ। शुक्रिया अंकल गु। गु चांगहुई ने हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हालांकि इस तरह के दृष्टिकोण में पक्षपात का संकेत था, लेकिन ये पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध नहीं था। उपलब्धियों के बदले योग्यता अंकों का आदान प्रदान मूल रूप से ताओवादी न्यायालय का मार्गदर्शक सिद्धांत था। इसके अलावा मोहुआ की संरचनाओं पर पकड़ बहुत ही दुर्जय थी। इसे हल्के ढंग से कहें तो भविष्य में ताओवादी न्यायालय को कुछ कठिन, जटिल गठन संबंधी मामलों में उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।
ये ब्लैकमेल नहीं था, ये केवल ताओवादी न्यायालय द्वारा पारस्परिक लाभ के लिए विशेष गठन प्रतिभाओं का पोषण और सहयोग करना था। इस तरह से सोचने पर गू चांगहुआई को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। उसने अपनी चाय उठाई, एक घूंट लिया और थोड़ा सा सिर हिलाया, क्योंकि उसे अब चाय का स्वाद उतना कड़वा नहीं लगा था। अपना लक्ष्य पूरा होने और दोपहर के करीब आने पर मोहुआ ने गू चांगहुआई को विदाई देने की तैयारी की। मास्टर गू मुझे लंच पर बुला रहे हैं, मैं अब चलता हूँ। गू चांगहुई ने पलकें झपकाईं। मास्टर गू? हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। कौन मास्टर गू? गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें वेनरेन वान द्वारा पहले कहे गए मास्टर गू का जिक्र याद आया। उन्होंने फिर पूछा, गू परिवार की कलाकृतियों को निखारने वाले मास्टर? मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, गू परिवार की एकांत पर्वतीय रिफाइनरी दुकान के तृतीय श्रेणी के कलाकृति शोधक गोल्डन कोर रियल मास्टर गू। गू चांगहुआई ने मोहुआ को घूरते हुए कुछ क्षण के लिए शब्द खो दिए। एकांत पर्वतीय शहर, एक दूरस्थ शाखा परिवार, एक तृतीय श्रेणी रिफाइनरी शॉप और एक मास्टर गू गोल्डन कोर दायरे में एक साधक। और वह तुम्हें दोपहर का भोजन खिला रहा है। गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति और भी अधिक उलझन भरी हो गई। मोहुआ ने आह भरी। आह, मैं क्या कर सकता हूँ? मास्टर गू ने जोर दिया। मैं मना नहीं कर सका। गू चांगहुआई क्षण भर के लिए अवाक रह गया। वह इसे समझ नहीं सका। गू परिवार के भीतर चचेरे भाई वानर ने मोहुआ के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक भतीजा हो। उनकी चाची एल्डर होंग अक्सर मोहुआ की चतुर, शिष्ट और सुंदर के रूप में प्रशंसा करती थी, यहाँ तक कि कहती थी कि जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वह व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक जीवनसाथी ढूंढ लेंगी। गुअन और गू क्वान भी अपनी बातचीत में अक्सर यंग मास्टर मो का उल्लेख करते थे। अब तो एक दूर का सुदूर परिवार का सदस्य सोलिटरी माउंटेन रिफाइनरी शॉप का एक तृतीय श्रेणी आर्टिफैक्ट रिफाइनर भी मोहुआ को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। गू चांगहुई ने एक तेज सांस ली। इस बच्चे को यहाँ आए हुए मुश्किल से 1 साल हुआ था और उसने खुद को इस हद तक स्थापित कर लिया था। अगले 1 दशक में गू परिवार बस उपनाम मो पर स्विच कर सकता है। गू चांगहुआई के चेहरे पर उदासी देखकर मोहुआ ने सोचा कि शायद उसे खाने पर बुलाया गया था, जबकि गू चांगहुआई को नहीं, जिससे उसे कुछ खोने का एहसास हुआ होगा। इसलिए मोहुआ ने धीरे से कहा, अंकल गू, आप भी क्यों नहीं साथ आते? मैंने सुना है कि हम आध्यात्मिक मछली खाने के लिए क्रेन पवेलियन जा रहे हैं। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। मोहुआ को तुरंत इशारा समझ आ गया और उसने बात करना बंद कर दिया, बस धीरे से बुदबुदाया, ठीक है, मत जाओ। पहचान नहीं आता कि कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। गू चांगहुई ने ये टिप्पणी सुनी। गू चांगहुआई का चेहरा और भी अधिक काला होता देख मोहुआ तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे मास्टर गू को इंतजार नहीं कराना चाहिए, मैं फिर चला जाऊंगा। और धुएं के गुबार की तरह भाग गया। बैठक कक्ष खाली पड़ा था। गू चांगहुआई अकेले अपने मूल स्थान पर बैठे थे और एक बार फिर असहाय होकर आहें भर रहे थे। अल्पविराम। किंगजो शहर, क्रेन मंडप। 3री मंजिल पर एक सुंदर कमरे में मेज पर 4 व्यंजन और एक सूप रखा गया था जो रंग, सुगंध और स्वाद से भरपूर थे। व्यंजनों में विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक मछलियां शामिल थीं और सूप एकदम साफ और स्वादिष्ट मछली का शोरबा था। जैसे ही मोहुआ ने कोमल मछली का स्वाद लिया और स्वादिष्ट सूप का घूंट लिया, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। मोहुआ को भोजन का आनंद लेते देख मास्टर गू ने राहत की सांस ली। खाना खाते समय दोनों ने छोटी मोटी बातें की और फिर मोहुआ ने एक गंभीर विषय उठाया। मास्टर गू, मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहता हूँ। मास्टर गू को न केवल यह अनुरोध परेशान करने वाला नहीं लगा, बल्कि वे वास्तव में प्रसन्न हुए और उदारतापूर्वक जवाब दिया। युवा मास्टर मो, बस कह दीजिए। अगर मेरे बस में होगा तो मैं आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मोहुआ मुस्कुराया और पूछा, मास्टर गू, क्या आप मुझे कुछ फॉर्मेशन मीडिया तैयार करने में मदद कर सकते हैं? फॉर्मेशन मीडिया? मास्टर गू को न तो आश्चर्य हुआ और न ही उन्होंने आगे कुछ पूछा, बल्कि तुरंत उत्तर दिया, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि युवा गुरु, आप किस प्रकार का फॉर्मेशन मीडिया चाहते हैं? मोहुआ पूरी तरह तैयार था और उसने अपने स्टोरेज बैग से कई ब्लूप्रिंट निकाले और उन्हें मास्टर गू को सौंप दिया। ब्लूप्रिंट में विभिन्न फॉर्मेशन मीडिया के लिए डिजाइन थे, जिन्हें उन्होंने अपने खाली समय में फॉर्मेशन संरचनाओं और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया था।
फॉर्मेशन मीडिया के प्रकार काफी बुनियादी थे, मुख्य रूप से एरे प्लेट्स और फॉर्मेशन फ्लैग्स। मास्टर गू ने एक त्वरित नजर डाली और बताया कि वे कुछ हद तक कच्चे थे। स्पष्ट रूप से किसी नौसिखिए का काम था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। यद्यपि वे अपरिष्कृत थे और कुछ शोधन सामग्री बर्बाद कर देते थे, फिर भी वे कार्यात्मक रूप से पूर्ण और संरचनात्मक रूप से मजबूत थे, इसलिए वे बिना किसी समस्या के काम करते थे। युवा मास्टर, आपको कितने चाहिए? मास्टर गू ने पूछा। मोहुआ अमीर नहीं था, न ही वह विलासी होने का दिखावा करना और टाइकून बनना पसंद करता था, इसलिए उसने ईमानदारी से पूछा। प्रति आइटम कितने स्पिरिट स्टोन? मास्टर गू को कुछ आश्चर्य हुआ, उन्होंने मोहुआ जैसे सरल तरीकों वाले युवा मास्टरों का सामना शायद ही कभी किया हो। यदि आपको केवल कुछ दर्जन की आवश्यकता है तो उन्हें मेरी ओर से एक उपहार समझें। अगर आपको इससे ज्यादा की जरूरत होगी, कई 100 से 1000 तक, तो मैं आपसे सिर्फ कीमत ही लूंगा। मास्टर गू ने ब्लूप्रिंट पर एक बार फिर नजर डाली और लागत का मोटा अनुमान लगाया। चूंकि ये सभी द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन माध्यम हैं और इनमें कीमती सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इनकी कीमत ज्यादा नहीं होगी। एक एरे प्लेट लगभग 50 स्पिरिट स्टोन की होगी और फॉर्मेशन फ्लैग अपनी विशेष सामग्री के कारण प्रत्येक की कीमत 65 स्पिरिट स्टोन होगी। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। कीमत उसकी अपेक्षा से भी कम थी, लेकिन वह थोड़ा उलझन में भी था। उन्होंने मनोरंजन के लिए केवल 1 दर्जन या उससे अधिक फॉर्मेशन मीडिया तैयार करने की योजना बनाई थी, लेकिन मास्टर गू जैसे तृतीय श्रेणी के आर्टिफैक्ट रिफाइनर से इतनी छोटी मात्रा को परिष्कृत करने के लिए कहना लगभग अपमानजनक लग रहा था। उन्हें बड़ी मात्रा में तैयार करना स्पिरिट स्टोन्स की बर्बादी होगी, और वह एक कुलीन परिवार का बेटा नहीं था जो इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को बर्बाद कर दे। मास्टर गू ने मोहुआ की झिझक को भांप लिया और एक क्षण सोचने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं पहले प्रत्येक वस्तु के 20 टुकड़े बनाऊंगा और जब वे तैयार हो जाएं, तो मैं उन्हें यंग मास्टर को सौंप दूंगा ताकि आप उनकी गुणवत्ता की समीक्षा कर सकें और फॉर्मेशन मीडिया पर कोई भी विचार साझा कर सकें। मोहुआ को वास्तव में फॉर्मेशन मीडिया में कोई विशेषज्ञता नहीं थी। फॉर्मेशन मीडिया के लिए उनके कुछ ब्लूप्रिंट्स को आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पुस्तक से कॉपी किया गया था और अंधाधुंध तरीके से संशोधित किया गया था। एकमात्र फॉर्मेशन मीडिया जिसका उन्हें अनुभव था वह था जमीन पर स्थित पृथ्वी। लेकिन वह जानता था कि यह मास्टर गू का अच्छा काम करने का तरीका था। क्या यह तुम्हारे लिए परेशानी वाली बात नहीं होगी? मोहुआ ने धीरे से पूछा। मास्टर गू ने हाथ हिलाकर टालते हुए कहा, क्या परेशानी है? ये तो बस सेकंड ग्रेड फॉर्मेशन के कुछ मीडिया पीस हैं। वैसे भी मेरे पास थोड़ा खाली समय है, तो इसे अपने हुनर के लिए एक वार्म अप समझो। मोहुआ ने आगे मना न करते हुए कहा, तो मुझे मास्टर गू को धन्यवाद देना चाहिए। मास्टर गू ने हाथ जोड़कर कहा, कोई बात नहीं युवा मास्टर, आप बहुत दयालु हैं। इसके बाद एक वेटर 2 और व्यंजन लेकर आया, एक स्टीम्ड बिगहेड काप और दूसरा डीप फ्राइड गोल्डफिश। दोनों ही व्यंजन मोहुआ ने पहले कभी नहीं चखे थे। कृपया इसे आजमाएं युवा गुरु, मास्टर गू ने पुकारा। मोहुआ ने इसे चखा और स्वीकृति में सिर हिलाया, स्वादिष्ट। मास्टर गू ने जवाब में मुस्कुराया। बाद में दोनों ने कुछ देर और बातें की। मोहुआ पूछ रहा था और मास्टर गू जवाब दे रहा था। यदि मोहुआ नहीं पूछता तो मास्टर गू उसे और व्यंजन परोस देते, लेकिन वह कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछता और न ही स्वयं कोई जानकारी देता। मोहुआ ने सोचा था कि मास्टर गू ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित करने के पीछे कोई कारण अवश्य ही होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिना किसी गुप्त एजेंडे के उसे केवल एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। पेट भर खाने के बाद मोहुआ को एक और सवाल याद आया और उसने पूछने का अवसर लिया। मास्टर गू, सोलिटरी माउंटेन सिटी तो 3rd ग्रेड स्टेट बाउंड्री के अंदर है ना? तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? मोहुआ थोड़ा रुका, लेकिन फिर सच बताने का फैसला किया, इतना गरीब। मास्टर गू आश्चर्यचकित रह गए, उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। क्या हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? मोहुआ ने पूछा। मास्टर गू ने सिर हिलाया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहा न जा सके। चूंकि यंग मास्टर मो पूछ रहे हैं, इसलिए खुलकर बोलने में कोई बुराई नहीं है। मास्टर गू ने आह भरी और धीरे से कहा, बात वास्तव में सरल है। सदियों पहले सोलिटरी माउंटेन सिटी एक खनन शहर था जिसमें निरंतर खदानें थीं, खनिज संसाधनों से समृद्ध था, वास्तव में काफी समृद्ध था। और उस समय खनन किया गया अयस्क आध्यात्मिक शक्ति के साथ अत्यधिक संगत था, जिससे ये फॉर्मेशन मीडिया में परिष्कृत करने के लिए बहुत उपयुक्त था।
एक पुरानी कहावत है, स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध है उसका लाभ उठाया जाता है। खदानों के सहारे शहर के कृषक ज्यादातर कलाकृतियों के शोधन, विशेष रूप से फॉर्मेशन मीडिया के शोधन से अपनी आजीविका चलाते थे। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं बने, लेकिन उनका जीवन काफी अच्छा था। बाद में क्या हुआ? मोहुआ ने मछली का सूप पीते हुए उत्सुकता से पूछा। बाद में, मास्टर गू ने फिर से आह भरी। बाद में कियान राज्य के कुछ महान परिवारों को एकांत पर्वतीय शहर की विशाल खदानें पसंद आईं और उन्होंने कुछ शानदार आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए उन्हें खरीदने का लक्ष्य रखा। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। शानदार आध्यात्मिक कलाकृतियां, मास्टर गू ने बताया। ये रंग बिरंगी चमकदार छत टाइलें, बहुरंगी लैंप, शानदार चमकदार ईंटें और पत्थर, सोने और चांदी से सजी गाड़ियां और इसी तरह की अन्य वस्तुएं हैं। ये चीजें बनाने में महंगी हैं, लेकिन इनकी बिक्री कीमत और भी अधिक है। मोहुआ हैरान था, अच्छे दिखने के अलावा क्या ये चीजें किसी और काम की भी हैं? मास्टर गू ने आह भरी, ये तो अपनी हैसियत दिखाने के प्रतीक हैं। कुछ लोगों के लिए ये किसी भी चीज से ज्यादा उपयोगी हैं। क्या सोलिटरी माउंटेन सिटी के किसान सहमत थे? मास्टर गू ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कुछ लोग सहमत हुए, कुछ नहीं, लेकिन जो सहमत नहीं हुए उन्हें अंततः सहमति के लिए मजबूर किया गया। महान परिवारों की भारी शक्ति का सामना करते हुए सोलिटरी माउंटेन सिटी के कृषकों, जिनमें धीले कृषक और कुछ छोटे परिवार भी शामिल थे, के पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। मास्टर गू की अभिव्यक्ति कड़वाहट से भरी थी। क्या ताओवादी न्यायालय कुछ नहीं करता? मास्टर गू ने सीधे तौर पर बोलने की हिम्मत नहीं की, बल्कि व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, आपको क्या लगता है कि ताओवादी दरबार में पद धारण करने वाले साधक कहां से आते हैं? मोहुआ की निगाहें धुंधली पड़ गईं। मास्टर गू ने फिर आह भरी, इसके अलावा सतह पर सभी प्रक्रियाएं कानूनी और पारदर्शी थीं। ग्रेट फैमिलीज ने वास्तव में इन खदानों को सोलिटरी माउंटेन सिटी के किसानों से खरीदा या पट्टे पर लिया था। आत्मिक संधियों पर स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक शक्ति के हस्ताक्षर अंकित थे। महान परिवारों ने नियमानुसार कार्य किया और ताओवादी न्यायालय ने कानून का पालन किया, जिससे सोलिटरी माउंटेन सिटी के साधकों के पास कोई सहारा नहीं बचा। इसके बाद विभिन्न महान परिवारों ने सोलिटरी माउंटेन सिटी के भीतर रिफाइनरी दुकानें स्थापित की और बिना रुके दिन रात अयस्कों का खनन किया। सबसे पहले सोलिटरी माउंटेन सिटी के किसानों ने विरोध किया और गड़बड़ी पैदा की, जिससे कुछ अशांति पैदा हुई। बाद में महान परिवारों ने खनन के लिए केवल स्थानीय किसानों को ही काम पर रखने का निर्णय लिया और उन्हें एक बड़ी राशि का भुगतान किया। स्पिरिट स्टोन्स की आय से स्थानीय किसानों ने धीरे धीरे अपना असंतोष शांत किया और बस गए। परंतु फिर मास्टर गू ने अपना सिर हिलाया। कुलीन परिवारों ने बड़ी आध्यात्मिक मशीनों और संरचनाओं की मदद से बहुत आक्रामक तरीके से खनन किया। लगभग एक शताब्दी से भी कम समय में सभी अयस्क नसें समाप्त हो गईं। महान परिवारों के चले जाने के बाद वे अपने पीछे केवल खदानों की एक बंजर भूमि छोड़ गए। सोलिटरी माउंटेन सिटी के किसान अपनी आजीविका के लिए जिस आधार पर निर्भर थे, वह रातों रात नष्ट हो गया और उसके बाद शहर धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। कुछ छोटे परिवार दिवालिया हो गए, एक साथ संघर्ष करने लगे, एक कटोरी चावल भी खरीदने में असमर्थ हो गए, उन्हें अपना पेट पालना पड़ा, वे अलग हो गए और फिर से खेतीबाड़ी करने लगे। जहां तक खुलेआम खेती करने वालों की बात है, तो वे तो और भी अधिक स्वतंत्र थे। जो लोग जा सकते थे वे चले गए। जो लोग बाहर आजीविका के किसी साधन के बिना ऐसा करने में असमर्थ थे, वे केवल एकांत पर्वतीय शहर में ही रह सकते थे। परित्यक्त खदानों से स्क्रैप अयस्कों को इकट्ठा करके सड़ती हुई रिफाइनरी की दुकानों में 1 या 2 स्पिरिट स्टोन के बदले में बेच सकते थे, मुश्किल से जीवित रह सकते थे। अल्पविराम। मोहुआ की अभिव्यक्ति गंभीर और चिंतनशील हो गई। वह स्पष्ट रूप से कियान राज्य में था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह ली राज्य में उन निम्न श्रेणी दरिद्र छोटे राज्य की सीमाओं में वापस आ गया हो। मानवता का सिद्धांत अपर्याप्त से लेकर उन लोगों को देना जिनके पास पर्याप्त से अधिक है। कुलीन कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री पर कुलीन परिवार फलते फूलते थे, समृद्धि के बीच पतन का जीवन जीते थे, लेकिन किनारे पर लिटिल इमोर्टल सिटी जैसी जगहें अभी भी एक अनिश्चित अस्तित्व को बनाए हुए थीं। कियान परिवार जैसे छोटे परिवार तोंगशियान शहर में दूसरों पर प्रभुत्व जमा सकते थे, लेकिन कियानशु राज्य की सीमा के पास उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जो सामान्य स्वच्छंद साधकों से अलग नहीं था। मोहुआ को अचानक कियान परिवार के बुजुर्ग पूर्वज की कही बातें याद आ गईं, जब वह उसे बड़े काले पहाड़ पर उस गुफा में छिपाकर ले जा रहा था जहां बुरी गोलियों को परिष्कृत किया जाता था।
कियान परिवार के बुजुर्ग पूर्वज ने परिवार के मुखिया अब दिवंगत कियान होंग से कहा था। उद्धरण चिन्ह। इस दुनिया में बलवान कमजोरों को खाते हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं और छोटी मछलियां झींगा खाती हैं। ताओ साधना जगत भी इससे भिन्न नहीं है, जहां छोटे परिवारों द्वारा ढीले साधकों का शोषण किया जाता है, मध्यम परिवारों द्वारा छोटे परिवारों का दमन किया जाता है और उच्च वर्ग के कुलीन परिवारों द्वारा मध्यम परिवारों का दमन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, खुले किसान छोटे परिवारों को बनाए रखते हैं, छोटे परिवार मध्यम परिवारों को बनाए रखते हैं और मध्यम परिवार कुलीन परिवारों को बनाए रखते हैं। इसके मूल में ये सब निचले स्तर पर मौजूद लोगों का खून निकालने के बारे में है। अल्पविराम। कियान परिवार का पुराना पूर्वज एक दुष्ट व्यक्ति था। उसने काले पर्वत पर दुष्ट गढ़ का निर्माण किया, दुष्ट साधकों का पालन पोषण किया, गोलियों को परिष्कृत करने के लिए हत्याएं की, अनगिनत हत्याएं की, और यह सब उसने अपनी अमरता प्राप्त करने के लिए किया। लेकिन उनके कुछ शब्द निर्विवाद सत्य प्रतीत होते थे। मोहुआ को भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस हुआ, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक उदासी भरी हो गई। मास्टर गू ने गौर से देखा और मोहुआ की जवानी देखी और उनकी आंखें करुणा से भर आईं। वे अपनी पुतलियां सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए और खुद मोहुआ के लिए एक और प्याला फ्रूट वाइन पिला दी। मोहुआ ने फिर एक और सवाल पर विचार किया। मास्टर गू, कुलीन परिवार लाभ के पीछे भागते हैं। तार्किक रूप से कहें तो सॉलिटरी माउंटेन सिटी के लूज कल्टीवेटर मूल रूप से फॉर्मेशन मीडिया तैयार करके जीविका चलाते थे और काफी आराम से रह सकते थे। इसका तात्पर्य यह है कि फॉर्मेशन मीडिया तैयार करना भी लाभदायक है। तो फिर वे उन शानदार आध्यात्मिक कलाकृतियों को निखारने के लिए जानबूझकर खदानों को क्यों खाली करते हैं और ज्यादा निर्माण सामग्री क्यों नहीं बनाते? अगर वे ऐसा करते तो इससे न सिर्फ स्पिरिट स्टोन मिलते बल्कि संरचनाओं को लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलती। क्या ये फायदेमंद नहीं होता? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि शानदार आध्यात्मिक कलाकृतियां उन्हें बहुत अधिक कमा सकती हैं? मास्टर गू ने सिर हिलाया और आह भरी। ये स्वाभाविक है। सामान्य निर्माण माध्यमों का उपयोग दरिद्र निम्न वर्ग के साधकों द्वारा किया जाता है, जबकि विलासी आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग विलासी और समृद्ध उच्च वर्ग के साधकों द्वारा किया जाता है। भले ही दोनों क्यूई शोधन क्षेत्र में हो, 1000 निम्न वर्ग के साधक उतना खर्च नहीं कर सकते जितना एक कुलीन परिवार का बेटा कर सकता है। हमारे गू परिवार में उद्योग होने के बावजूद अपेक्षाकृत कम लाभ होता है और कुलीन परिवारों में हमारे परिवार की संपत्ति को गौण माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमारे परिवार के बच्चों पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं, फिजूल खर्ची और फिजूल खर्ची पर रोक लगाई है। लेकिन अन्य परिवार, विशेष रूप से वे महान परिवार जिनके पास अनगिनत उद्योगों और अत्यधिक धन के साथ आध्यात्मिक खदानें हैं, एक अलग कहानी है। उन परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज बच्चे के शरीर पर एक प्रतिष्ठित ताओवादी वस्त्र का मूल्य संभवतः 1000 क्यूई साधना अभ्यासियों के एक वर्ष के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस समय मास्टर गू के चेहरे पर दुख का भाव था। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। क्या शानदार आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करना मुश्किल है? मास्टर गू ने अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो ये शानदार आध्यात्मिक कलाकृतियां कौशल के मामले में वास्तव में काफी साधारण हैं। उनकी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं कमजोर हैं और कभी कभी सौंदर्य की खातिर कार्यक्षमता का त्याग कर दिया जाता है। मोहुआ हैरान था, तो फिर उन्हें इतना मूल्यवान क्या बनाता है? मास्टर गू ने आह भरते हुए कहा, उनका मूल्य 2 शब्दों में निहित है, स्थिति। स्थिति, मास्टर गू ने समझाया। एक आध्यात्मिक कलाकृति, क्या इसकी सामग्री कीमती या दुर्लभ है? कलाकृति को परिष्कृत करने वाला कौन है? इसमें कितने वर्षों का कौशल है? क्या ये सीमित संस्करण है? ये सभी विचारणीय बातें हैं। इन विचारों के बिना भले ही आपने समान शानदार आध्यात्मिक कलाकृति को समकक्ष कलाकृति शोधन कौशल के साथ तैयार किया हो, इसे एक जालसाजी, एक निम्न गुणवत्ता वाली नकली वस्तु माना जाएगा। इसलिए ऐसी शानदार आध्यात्मिक कलाकृतियां कोई साधारण कलाकृति शोधक नहीं बना सकते। इसके अलावा कुलीन परिवारों को वास्तव में फॉर्मेशन मीडिया को बढ़ावा देने, फॉर्मेशन को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता नहीं है। मोहुआ कुछ आश्चर्यचकित और अचंभित रह गया। मास्टर गू ने कहा, कुलीन परिवारों को एकाधिकार करने की आवश्यकता है, संरचनाओं की विरासत पर एकाधिकार करना, कलाकृतियों के शोधन संसाधनों पर एकाधिकार करना। यदि संरचनाओं को लोकप्रिय बनाया जाता तो 16 पैटर्न वाला एक संरचना ध्वज केवल 300 स्पिरिट स्टोन्स में बेचा जा सकता था। लेकिन संरचनाओं पर एकाधिकार करके केवल 11 पैटर्न वाला एक संरचना ध्वज 300 में बेचा जा सकता था।
कलाकृतियों के शोधन की लागत कम, स्पिरिट स्टोन का मुनाफा अधिक। जब तक वे संरचनाओं पर एकाधिकार रखते हैं, वे अपनी इच्छानुसार कोई भी कीमत निर्धारित कर सकते हैं। वे बिना किसी प्रयास के स्पिरिट स्टोन अर्जित करते हैं। उन्हें फॉर्मेशन मीडिया के अनुप्रयोग, फॉर्मेशन के अनुकूलन और फॉर्मेशन अध्ययन के विकास पर शोध करने में प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन कार्यों में समय और प्रयास लगता है और इनसे कुलीन परिवारों को लाभ नहीं होता, इसलिए हम अब ये स्थिति देख रहे हैं। संरचनाओं को कुलीन परिवारों द्वारा संजोकर रखा जाता है, या तो उन्हें परम तकनीकों के रूप में रखा जाता है, ऊंची अलमारियों पर रखा जाता है, या किसी कोने में धूल जमा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सामान्य साधक संरचनाओं के ज्ञान के अभाव में केवल कुलीन परिवारों पर ही निर्भर रह सकते हैं। असहाय सामान्य संरचना गुरु संरचना विरासत के बिना केवल कुलीन परिवारों से ही जुड़ सकते हैं। मास्टर गू ने गंभीर स्वर में कहा, उनकी अभिव्यक्ति आहों से भरी हुई थी। मोहुआ गहरी सोच में डूबकर चुपचाप बैठ गया। मास्टर गू ने मोहुआ के हाव भाव पर नजर डाली, फिर अचानक मुस्कुराए और माफी मांगी। चलो इन बातों पर बात नहीं करते। मेरा इरादा युवा मास्टर की मेजबानी करना था और मेरा इरादा ऐसे अप्रिय विषयों पर बात करने का नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दें। मास्टर गू ने मोहुआ को एक और पे पिलाया। मोहुआ चुपचाप पीता रहा, भोज समाप्त होने तक कुछ नहीं बोला। विदा लेते समय मास्टर गू ने केवल इतना कहा, अगली बार अवकाश के दौरान मैं परिष्कृत निर्माण सामग्री किंगझोउ शहर में गू परिवार के मुख्य घर भेज दूंगा। युवा मास्टर सुविधानुसार उन्हें लेने आ सकते हैं। मोहुआ ने झुककर कहा, धन्यवाद मास्टर गू, आप बहुत विनम्र हैं युवा स्वामी। मास्टर गू ने क्रेन पवेलियन के प्रवेश द्वार से मोहुआ को जाते हुए देखते हुए हाथ हिलाया। उन्होंने धीरे से आह भरी, फिर जाने के लिए मुड़े। प्रस्थान के बाद मास्टर गू ने किंगझोउ शहर में फॉर्मेशन मीडिया को तैयार करने के लिए कुछ सामग्रियां खरीदी और फिर एक गाड़ी लेकर सोलिटरी माउंटेन सिटी वापस चले गए। गाड़ी पर उनके शिष्य दा चुवान भी मौजूद थे। दा चुवान एक साधक था जो एकांत पर्वतीय नगर में जन्मा और पला बड़ा था। उसने बचपन से ही कलाकृतियों को परिष्कृत करने का प्रशिक्षण लिया था और शायद ही कभी शहर से बाहर जाता था। इस बार किंगझोउ नगर आकर और 5वीं कक्षा के अमर नगर के अद्भुत नज़ारों को देखकर उसे लगा जैसे उसकी आंखें सचमुच खुल गई हों।